Okay. Good evening, everyone. Let's continue with atomic structure. So, in our last lecture, we have dealt with anode rays, and today we are going to talk about charge. ठीक है, हम लोगों ने इस चैप्टर में बहुत बार चार्ज की बात की है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन. ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज या फिर चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या रहती है वो हम लोग देख लेते हैं. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज थोड़े रिवीजन से स्टार्ट करेंगे हम लोग. प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. ठीक है, अब याद रखो ये वाला पार्ट जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये हम लोगों को बहुत कम इस चैप्टर में लगने वाला है, बट वी नीड टू नो इट. ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1, चार्ज इज क्वांटाइज्ड. चार्ज इज क्वांटाइज्ड. बताओ मुझे क्वांटाइज इस वर्ड का मीनिंग क्या है. चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड इस वर्ड का मीनिंग क्या है. तो क्वांटाइज्ड इस वर्ड का मीनिंग रहता है क्वांटिटी. तुम लोगों को ये देख के ही समझ में आ रहा होगा. ठीक है, तो क्वांटाइज्ड का मीनिंग इट इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी. ठीक है, इट इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी. ठीक है, एंड इट इज अ इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई. याद रखना, चार्ज इज अ इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई. चार्ज इज अ इंटीजर मल्टीपल मल्टीपल ऑफ ई. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई. हम लोगों ने ई ये फिक्स्ड चार्ज करके रखा है, हम लोगों ने इसको काउंट करके रखा है. ई इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 1 ई इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. तो मैंने तुम लोगों को ये पहले ही बताया होगा. मुझे बताओ हम लोगों के पास एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, दो आ सकता है, तीन भी आ सकता है, बट मुझे बताओ 3.5 इलेक्ट्रॉन आर दे पॉसिबल. 3.5 इलेक्ट्रॉन आर दे पॉसिबल. इज इट पॉसिबल एट ऑल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. तो याद रखो चार्ज इज द इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई. मतलब चार्ज की कोई भी क्वांटिटी अगर तुम लोगों के पास होगी, चार्ज की कोई भी क्वांटिटी अगर तुम लोगों के पास होगी, तो इट इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई. एन ई ही वो रहने वाला है वेर एन इज अ इंटीजर, वेर एन इज अ इंटीजर. ठीक है, तो तुम लोगों को एक होल नंबर ही मिलेगा वो. ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं. सेकंड प्रॉपर्टी इज क्वाइट इजी, तुम लोगों को याद भी होगी. सेकंड प्रॉपर्टी क्या रहती है. चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स. चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स. दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट है गाइस, रिमेंबर दिस. एक रहता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा रहता है नेगेटिव चार्ज. एनी डाउट? एक रहता है पॉजिटिव चार्ज तो दूसरा रहता है नेगेटिव चार्ज. ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3. थर्ड प्रॉपर्टी क्या रहती है. अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस attracts each other, attracts each other and similar charges, similar charges repels each other. ये भी तुम लोगों को पता होगा, repels each other. वेरी नाइस. ठीक है, ये सारा पार्ट तुम लोगों ने पहले से कवर करके हो गए हैं. ठीक है, तो अब गाइस याद रखना जिनका ये फर्स्ट लेक्चर होगा, जिन्होंने पहले लेक्चर मिस किए रहेंगे, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. ठीक है, हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, डोंट फॉरगेट इट. ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर 4. ठीक है, फोर्थ पॉइंट चलो देखते हैं. पॉइंट नंबर 4 इज चार्ज, चार्ज या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या, तो एफ ओ ए. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन टू चार्जेस इज अ, अगर हम लोगों के पास है तो इनके बीच में डायरेक्शन कौन सी भी हो, कैसे भी टाइप में वो डायरेक्ट करे, हम लोग उनके बीच में चार्जेस जो है वो हमेशा सिमिलर ही रहने वाले हैं. ठीक है, ओके. माय वॉइस इज ब्रेकिंग और व्हाट, एम आई ऑडिबल गाइस, एम आई ऑडिबल? लेट मी सी, एम आई क्लियरली ऑडिबल गाइस? ओके, ओके नाउ आई एम. ठीक है, श्योर, नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, पॉइंट नंबर 5.
पॉइंट नंबर 5, याद रखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। तो तुम लोगों को मैंने लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल दिया होगा कि इफ आई हैव टू चार्जेस, लेट्स अज्यूम कि मेरे पास दो मैग्नेट्स हैं, ठीक है, ये मेरे पास दो मैग्नेट्स है, दिस इज ऑफ नॉर्थ पोल, दिस इज ऑफ साउथ पोल। अब इनके बीच में इतना डिस्टेंस है, एंड मैंने ये इतना डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रखा है। मैंने क्या किया है, इतना डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रखा है, एंड मैं इसे सिर्फ डायरेक्शन वाइज चेंज करते जा रहा हूँ। इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, सिर्फ मैं इसको डायरेक्शन वाइज चेंज कर रहा हूँ। मुझे बताओ, तो मैंने बचपन में मैग्नेट्स बहुत बार यूज किए रहेंगे। वेन एवर वी मूव टू मैग्नेट्स, दो मैग्नेट्स हम लोग जब कभी मूव करते हैं, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर बीच का डिस्टेंस सेम है तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रहता है या चेंज होता है? मुझे बताओ, हम लोग जब कभी दो मैग्नेट जैसे मूव करते हैं, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होता है, सेम रहता है? वेरी नाइस, इट रिमेन्स सेम, ठीक है। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रह रहा है, दैट मीन्स व्हाट, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब याद रखो, मैग्नेटिक फोर्स हो या इलेक्ट्रिकल फोर्स हो, दोनों सेम ही रहते हैं, ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। तो इवन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज अ स्केलर क्वांटिटी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज अ स्केलर क्वांटिटी। यस गाइस, तुम लोग लिखोगे तो अच्छा ही है, ये लिख देना, तुम लोगों को याद रखने में बहुत मेहनत होगी, ठीक है। मेरे साथ ही लिखोगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। और अगर किसी को टाइम चाहिए होगा तो मैं बाद में टाइम भी दे दूंगा, ठीक है। तो चलो, ओके। अब फर्स्ट क्वांटिटी नहीं समझा, देखो फर्स्ट क्वांटिटी इज क्वाइट इजी, ठीक है। फर्स्ट क्वांटिटी इज क्वाइट इजी। तुम लोगों को चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज 1 e, ये तुम लोगों को पता है। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज 1 e, ये तुम लोगों को पता है। अब मुझे बताओ, तुम लोगों के पास एक इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दो इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तीन इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक है। मतलब हमेशा वो होल नंबर में ही रहेगा। मुझे बताओ, तुम लोगों के पास 1.5 इलेक्ट्रॉन या फिर हाफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है क्या? तुम लोगों के पास कभी भी हाफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। यू कैन हैव 1 e का चार्ज, 2 e का चार्ज, 3 e, 4 e, or else dot 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 ne, but we cannot have 1.5 e, 2.5 e। तो ये यही बताता है कि we can only have integer multiple of charge, we can only have integer multiple of charge। guys, this topic is quite important, हम लोगों का ये बेस है, समझ लो, ये हम लोगों को आना ही चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से समझ के रखना एक एक पॉइंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देखो, चार्ज के नेचर रहते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक नेचर रहता है नॉर्थ और साउथ, वैसे ही चार्ज का नेचर रहता है प्लस एंड माइनस, ठीक है। तो हम लोगों को -1 e, -2 e ये लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हम लोगों को पता है। अगर प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कभी तुम लोग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अट्रैक्शन में नॉर्थ या साउथ लिखते हो क्या? मैग्नेटिक फोर्सेस के बीच में या फिर मैग्नेटिक चार्ज के ऊपर तुम लोग कभी नॉर्थ या साउथ लिखते हो क्या? नहीं लिखते होंगे, ठीक है। वैसे ही हम लोग यहाँ पे चार्ज के लिए प्लस और माइनस भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट इज कूलम्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कूलम्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये तुम लोगों को फिजिक्स में यूज होने वाला है। हम लोग अभी जो ये पार्ट पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ एक ही जगह पे एक ही डेरिवेशन में काम आएगा गाइस, ठीक है। तो बाकी इसका यूज तुम लोगों को नेक्स्ट ईयर फिजिक्स में होगा। तो ये फिजिक्स का पार्ट है जो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जस्ट ये तुम लोग को याद रखना है। देखो वापस एक बार अच्छे से देखना, अगर मेरे पास दो चार्जेस है, अगर मेरे पास दो चार्जेस है जिनके बीच का डिस्टेंस जो है वो सेम है, जिनके बीच का डिस्टेंस जो है वो सेम है, अच्छे से देखना, ये इंपॉर्टेंट है, किसी को डाउट होगा तो इसलिए फिर से, ठीक है। तो अगर मेरे पास दो चार्ज है जिनके बीच का डिस्टेंस सेम है, एक के ऊपर चार्ज है +1 -1 और दूसरे ऊपर का चार्ज है +2 -2। नाउ टेल मी विच वन विल हैव मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विच वन विल हैव मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, फर्स्ट वन या सेकेंड वन? करेक्ट बोल रहे हो? किसके पास ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा गाइस? कॉमन सेंस की बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट, सेकंड वन विल हैव मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कैन आई से एज चार्ज increases, as charge increases, force of attraction also increases? Can I say that as charge increases, force of attraction also increases?
ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इनटू Q2। ये Q1 है +1 वाला और ये Q2 है -1 वाला, ठीक है। तो Q1 और Q2 के बीच में जितना चार्ज रहेगा उतना ज्यादा उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी रहेगा, ठीक है। एनी डाउट गाइस? अब मुझे बताओ, तुम लोगों ने ये नोटिस किया होगा, मुझे बताओ मेरे पास दो मैग्नेट्स हैं, मैं इनको छोटे डिस्टेंस पे रखूंगा तो इनके बीच में व्हाट इज अ पिनविल? ओके, एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है मुझे, व्हाट इज अ पिनविल? गाइस देखो, पिनविल इज नथिंग बट, तुम लोगों ने अगर एक छोटे से पिन के एक छोटा सा व्हील, जैसे एक पंखे जैसा एक छोटा सा व्हील काइंड ऑफ अपैरेटस, अगर तुम लोगों ने अटैच यूज किया, छोटा सा पंखा, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं पिनविल, उसे हम लोग बोलते हैं पिनविल, नथिंग एल्स, ठीक है। तो छोटे पंखे को हम लोग बोलते हैं पिनविल, नथिंग एल्स। ओके, अब मुझे बताओ, अगर तुम लोग दो मैग्नेट्स कम डिस्टेंस पे रख रहे हो और दो मैग्नेट्स तुम लोग बहुत बड़े डिस्टेंस पे रख रहे हो, वेयर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर? कहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, स्मॉलर डिस्टेंस पे या लार्जर डिस्टेंस पे? करेक्ट बोल रहे हो सब जन। तो डिस्टेंस जहां पे कम होगा वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, और डिस्टेंस जहां पे बढ़ जाता है वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। तो चार्ज के केस में भी मुझे बताओ, तुम लोगों के पास दो चार्जेस है, एक चार्ज बहुत बड़े डिस्टेंस पे है एंड एक चार्ज बहुत छोटे डिस्टेंस पे है। दोनों के ऊपर चार्ज की अमाउंट जो है वो सेम रहने वाली है, ठीक है। फर्स्ट वन हैज +1 -1 चार्ज and second one also has +1 -1 charge. Now tell me, where will be the greater force of attraction present? केमिस्ट्री में हम लोग चार्ज के लिए स्मॉल क्यू यूज करते हैं, फिजिक्स में तुम लोग कैपिटल क्यू यूज करते हो, ठीक है। तो सेकंड वन वी विल हैव ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, करेक्ट और रॉन्ग गाइस? देखो, डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 2, the smaller distance will have greater force of attraction. So can I write down that force of attraction is inversely proportional to distance between them? Force of attraction is inversely proportional to distance between them, ठीक है। Is it correct? ठीक है। अब याद रखो, when Coulombs did his experiments, he found out that force of attraction is inversely proportional to square of distance between them, is inversely proportional to square of distance between them। ये तुम लोगों ने और एक जगह पे पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ा है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये तुम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में और एक जगह पे पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था बताओ? ग्रेविटेशन, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो, ये तुम लोगों ने ग्रेविटेशन में पढ़ा था, ठीक है। तो ग्रेविटेशन, या फिर देखो याद रखो, ग्रेविटी का फोर्स हो, चार्ज का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, या मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, दे आर ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। याद रखना, ये तुम लोगों को काम आएगा, ठीक है। तो फाइनली कैन आई से दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। दीज आर जस्ट लॉज, ये नेचर के लॉज है जिनका हम लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम लोगों को बचपन में पढ़ाया गया था, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज जस्ट अ लॉ, इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसे हम लोगों ने अज्यूम किया और उसके ऊपर से हम लोगों ने आगे की कैलकुलेशन हमारे किए हैं, ठीक है। अब फाइनली प्रोपोर्शनैलिटी निकालने के लिए, टू रिमूव प्रोपोर्शनैलिटी आई विल यूज अ कांस्टेंट व्हिच इज k, तो k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है गाइस। तो दिस इज आवर फाइनल फॉर्मूला एंड वैल्यू ऑफ k। गाइस याद रखो, ये जो फॉर्मूला है वो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ एक ही जगह पे यूज करने वाले हैं, ठीक है, एक ही जगह पे यूज होगा, और बाकी तुम लोगों को ये नेक्स्ट ईयर 12th में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर 12th में हम लोग इसको बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, बट फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब व्हाट इज दिस के, वैल्यू ऑफ दिस के इज व्हाट, ठीक है। हाँ, के कांस्टेंट है एंड वैल्यू ऑफ दिस के इज नथिंग बट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। एंड दिस के इन CGS यूनिट, वैल्यू ऑफ के इन CGS यूनिट, ठीक है, जो हम लोग इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं, वैल्यू ऑफ के इन CGS यूनिट इज 1, जो हम लोग इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं, एंड वैल्यू ऑफ के इन SI यूनिट इज 9 into
10⁻⁹ जो हम लोग इस चैप्टर में यूज नहीं करने वाले। बाकी सारी की सारी चीजें तुम लोगों को नेक्स्ट ईयर पढ़ाई जाएंगी, बट अभी के लिए हम लोगों को ये फॉर्मूला एक जगह पे यूज होगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन किया। एनी डाउट गाइस, एनी डाउट? दिस इज एप्सिलॉन जीरो, this is epsilon zero, and epsilon zero is a Greek alphabet, ठीक है? It is a Greek alphabet which is called as epsilon zero, ठीक है? epsilon e जैसा लिखने वाला एक Greek alphabet है which is called as permittivity of free space, permittivity of free space, permittivity of free space, ठीक है guys? तो this is epsilon zero, nothing else. Okay, अब सिमिलरली हम लोगों ने एक और पॉइंट देखा है। नेक्स्ट पॉइंट इज पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस। देखो, अगर मैं दो चार्जेस को एक दूसरे के नजदीक ला रहा हूं, देन दे डू हैव अ पोटेंशियल टू अट्रैक्ट ईच अदर और एल्स टू रिपेल ईच अदर, ठीक है? दे विल हैव सम पोटेंशियल either to attract each other or else to repel each other. Are you following it? Now, अब मुझे बताओ, where will be the potential greater? ठीक है? In first case where smaller charges are there, छोटे चार्जेस रहेंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन का पोटेंशियल ज्यादा होगा, या in second case where magnitude of charge is greater, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा? फर्स्ट केस में या सेकंड केस में? फर्स्ट केस में ज्यादा होगा या सेकंड केस में ज्यादा होगा, बताओ? वेरी नाइस, सेकंड केस में फोर्स ऑफ, देखो, पोटेंशियल टू अट्रैक्ट ईच अदर, ये किस कहां पे इजीली एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाएंगे? ऑब्वियसली इन सेकंड केस, इन सेकंड सिनेरियो। तो कैन आई राइट डाउन दैट पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, ठीक है? जितना ज्यादा इनका मल्टीप्लीकेशन का प्रोडक्ट होगा, उतना ज्यादा इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी का गैप होगा, ठीक है? एनी डाउट गाइस? देखो, पोटेंशियल एनर्जी तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना, इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, ठीक है? अगर +1 -1 का डिफरेंस है तो इतना होगा, बट +2 -2 +2 ऊपर गया, -2 और नीचे आ गया। अब मुझे बताओ, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? बढ़ गया, ठीक है? तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है? एंड सिमिलरली मुझे बताओ, कहां पे एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी? फर्स्ट सिनेरियो जहां पे डिस्टेंस ज्यादा है, या सेकंड सिनेरियो जहां पे डिस्टेंस कम है? ऑब्वियसली सेकंड सिनेरियो में ये एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कैन आई राइट डाउन दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक है? गाइस, याद रखो, दीज आर द लॉज व्हिच वी हैव टू फॉलो, ठीक है? इनका कोई ऐसे स्पेसिफिक प्रूफ नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू k q1 q2 ऑन आर स्क्वायर, ठीक है? ये हम लोगों का नेक्स्ट फॉर्मूला बन जाता है, ये हम लोगों का नेक्स्ट फॉर्मूला बन जाता है। अगेन, इवन दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड ओनली वंस इन दिस चैप्टर, बट जब नेक्स्ट टाइम आए तो तुम लोगों को ये पहले से थोड़ा सा यूज टू हो जाए, इसलिए मैं बार बार तुम लोगों को याद दिला रहा हूँ इन फॉर्मूलाज के बारे में, ठीक है गाइस? तो देर इज, अच्छा ओके, देर इज नो स्क्वायर ओवर हियर, मैंने ये स्क्वायर गलती से लिख दिया है। अगर स्क्वायर आ गया तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही हो गया ना, स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, करेक्ट बोल रहे हो? तो याद रखो, पोटेंशियल एनर्जी इज द पोटेंशियल टू अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है? इट इज द पोटेंशियल पावर टू अट्रैक्ट ईच अदर, नथिंग एल्स, ठीक है? अब मुझे बताओ, मेरे पास अगर एक चार्ज बॉडी है, दिस इज माय चार्ज बॉडी, या फिर मेरे हाथ में एक छोटा सा चार्ज है, एंड ये छोटा सा चार्ज अगर यहाँ पे ऐसे ही पड़ा है, तो डज इट हैव एनी काइनेटिक एनर्जी? डज इट हैव एनी काइनेटिक एनर्जी? अगर मेरे पास एक छोटा सा चार्ज है, तो डज इट हैव एनी काइनेटिक एनर्जी? डेफिनेटली इट डज नॉट हैव एनी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? तो 7 पॉइंट, अनलेस एंड अनटिल मैं इसको कुछ उंगली नहीं करता, मैं सामने से इसको कुछ पोक नहीं कर रहा हूं, इट डज नॉट हैव एनी काइनेटिक एनर्जी। तो 7 पॉइंट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है? तो देखो, मेरे पास एक चार्ज है, छोटा सा चार्ज है मेरे पास, एकदम छोटा सा चार्ज है। लेट्स अज्यूम इसके ऊपर चार्ज है +1,
मेरे पास एक +1 का छोटा सा चार्ज है, एंड इस +1 के छोटे से चार्ज को मैं प्लेस कर रहा, +1 क्यों, हम लोग इसको -1 का चार्ज दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है समझ लो, -1 e का चार्ज है, ऐसे अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा पड़ा हुआ, एंड इसे, ये अभी यहाँ पे अगर ऐसे ही पड़ा है, सस्पेंडेड है, तो डज इट हैव एनी काइनेटिक एनर्जी, डज इट हैव एनी काइनेटिक एनर्जी, इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है क्या गाइस? नो इट डज नॉट हैव, बिकॉज ये यहाँ पे ये ऐसे ही सस्पेंडेड है, ठीक है, इट इज सस्पेंडेड इन स्पेस एंड इट डज नॉट हैव एनी काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट बोल रहे हो, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब देखो, मैंने इसे दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में ला दिया, एंड मैंने इन दो इलेक्ट्रोड्स को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, मैंने इन दो इलेक्ट्रोड्स को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, दिस इज माई नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज माई पॉजिटिव टर्मिनल, ये यहाँ पे आ गया नेगेटिव, ये यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, ठीक है। अब मुझे बताओ, बैटरी जैसे ही मैंने ऑन की, बैटरी मैंने 1 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी अटैच की, एंड मैंने इसे ऑन कर दिया, पावर दे दी। अब मुझे बताओ, ये इलेक्ट्रॉन दो वोल्टेज के बीच में आ गया, ठीक है, एक पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में आ गया। नाउ will it get kinetic energy, and if does get kinetic energy, in which direction it will move? Will it get kinetic energy, and if it does get kinetic energy, then which direction it should move? Very nice, it will move towards positive direction, या फिर it will move towards anode। इसका नाम क्या है? किसी ने अच्छा आंसर दिया था, एकदम एकदम स्पेसिफिक आंसर दिया था, that it will move towards एनोड, पॉजिटिव टर्मिनल मतलब एनोड, देन इट विल मूव टुवर्ड्स एनोड। एंड मुझे बताओ, जैसे ही इसने अपनी मूवमेंट स्टार्ट की, जैसे ही इसने अपनी मूवमेंट स्टार्ट की, नाउ डज इट हैव काइनेटिक एनर्जी, नाउ डज इट हैव काइनेटिक एनर्जी? ओके, डेफिनेटली इट हैज काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे ही ये एक्सलरेट हुआ, इसको कुछ एक्सलरेशन मिला ना, तो जैसे ही ये एक्सलरेट हो रहा है, इट इज नाउ इन अ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इट हैज काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय दिस पार्टिकल, हम लोग काइनेटिक एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट करने वाले केमिस्ट्री में, एंड काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय दिस पार्टिकल इज गिवन बाय क्यू इनटू वी। जरा एक बार इसको देखते हैं, मुझे बताओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा होगा, या फिर विच पार्टिकल विल गेन मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, -1e या -2e? -1e या -2e? वेरी नाइस, -2e will gain more force of attraction, correct guys, -2e will gain more force of attraction, or else will gain more kinetic energy। why? because इसके ऊपर चार्ज ज्यादा हो गया। so can I write down that kinetic energy is directly proportional to q? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मुझे बताओ, if I am using a battery of 1 volt, and if I am using a battery of 10 volt, which one will gain more acceleration? Which one, in which battery electron will gain more acceleration? Very nice. In case of 10 volts, electron will get more accelerated. ठीक है। तो can I write down that kinetic energy is a product of charge multiplied by potential difference applied between two electrodes? Kinetic energy is charge multiplied by potential difference applied between two electrodes, ठीक है। so this is everything we need to know about charge, this is everything we need to know about charge, ठीक है। is my voice is breaking, am I audible, am I clearly audible guys? okay, so guys, these all points we have already noted down, ठीक है। बट अगर फिर भी किसी को लिखना होगा तो डेफिनेटली तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। याद रखना, रिवीजन ये हमेशा अच्छी बात रहती है, हम लोगों को जितना हो सके उतना राइटिंग की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, ठीक है। एंड दीज पॉइंट्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, वी नीड टू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स, ठीक है। तो गाइस, एनी डाउट? ओके, डेफिनेटली मैं तुम लोगों को इसके ऊपर क्वेश्चंस फिर से करके दिखा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं अभी, ठीक है। याद रखो, न्यूमेरिकल सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, चलो मैं तुम लोगों को पूरा राइटअप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। ओके, तो लिखना अगर बाकी होगा तो डोंट वरी एट ऑल, तुम लोगों को ये पूरी राइटअप मैं तुम लोगों को ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके, नाउ लेट्स टेक अ क्वेश्चन, ठीक है, लेट्स टेक अ क्वेश्चन। फॉर्मूला याद रखना काइनेटिक एनर्जी का, Q इंटू वी, ठीक है।
So let's take a question. Calculate energy gained by a 1e charged particle placed in a potential difference of placed in a potential difference of 1 volt. ठीक है, तो प्लेस्ड इन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तुम लोगों के पास ऊपर ही फॉर्मूला लिखा हुआ है, E is equals to Q into V. E is equals to Q into V. Guys, I need the answer with proper unit. ठीक है, ओके, ईशान करेक्ट आंसर है, भूमिका करेक्ट आंसर है। गाइस देखो, यूनिट के साथ आंसर लिखने की आदत डाल देना। ठीक है, यूनिट के साथ आंसर लिखने की आदत डालो गाइस। ओम करेक्ट आंसर है। देखो, मैंने चार्ज कितना दिया है, पहले तो तुम लोगों को गिवन डेटा लिखने आना चाहिए। तो देखो चार्ज कितना दिया है, 1 E का चार्ज दिया है, एंड वोल्टेज कितना दिया है, 1 वोल्ट का वोल्टेज दिया है। ठीक है गाइस, खुश, वेरी नाइस, करेक्ट आंसर है। ओके, वेदांत करेक्ट करेक्ट आंसर है। तो देखो चार्ज इज ऑफ 1 E एंड वोल्टेज इज ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 EV, एंड 1 EV का फुल फॉर्म हो जाता है, EV इज नथिंग बट, इसका फुल फॉर्म हो जाता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 EV का फुल फॉर्म हो जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस इज अ यूनिट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, सॉरी, दिस इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, दिस इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। अब मुझे बताओ, तुम लोगों ने ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट कभी यूज किया एनर्जी के लिए, या कोई और यूनिट यूज किए। बहुत सारे लोगों ने मुझे 1 जूल ये आंसर सेंड किया था। मुझे बताओ, एनर्जी का यूनिट तुम लोगों ने आज तक जो यूज किया है, दैट इज ऑफ जूल्स, राइट। हम लोगों ने यूजुअली जूल्स यूज किया है, बट ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये कुछ नया आ गया। हम लोगों को यूजुअली जूल्स में यूज करने की आदत है, तो लेट्स कन्वर्ट दिस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जूल्स। ठीक है, इस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग जूल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो और एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में इसे करेंगे, कन्वर्ट कन्वर्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन जूल्स। ठीक है, तो इसके लिए तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले तो सारे जूल्स याद रखना। जूल्स ये कौन सा यूनिट है गाइस, यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। जूल्स ये एक ऐसा यूनिट है। ठीक है, अब Q इज इक्वल्स टू 1 E, ये ऐसा यूनिट नहीं। 1 E ये एकदम छोटा यूनिट है, तो इसको तुम लोग ऐसा यूनिट तो नहीं बोल पाओगे। अब मुझे बताओ, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या रहता है, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या रहता है, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या रहता है, कूलम्स रहता है। कितना रहता है, कूलम्स। ठीक है, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्स रहता है। वेरी नाइस, बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर दिया था। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स इज माई एसआई यूनिट, एंड वोल्टेज का ऐसा यूनिट क्या रहता है, वोल्टेज का ऐसा यूनिट 1 वोल्ट ही रहता है। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर तुम लोग अभी एनर्जी काउंट करोगे, तो एनर्जी इन एसआई यूनिट, एनर्जी इन एसआई यूनिट वी नीड टू कैलकुलेट, एंड एसआई यूनिट में अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो एसआई ही हम लोग सारी क्वांटिटीज पुट करेंगे, एसआई यूनिट में ही सारी क्वांटिटीज पुट करेंगे। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 1 वोल्ट, फाइनल आंसर विल बिकम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वोल्ट, which is nothing but 1.6 into 10⁻⁻19 joules। कूलम वोल्ट is nothing but joules, यहाँ पे चाहिए तो लिख देना 1 कूलम वोल्ट is nothing but 1 joule। ठीक है, तो गाइज ये हो गया तुम लोगों का यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, एंड फाइनली हम लोगों ने और एक क्वेश्चन किया होगा, मतलब और एक क्वेश्चन हम लोगों को करना चाहिए अभी एक बार लास्ट, दैट इज कैलकुलेट एनर्जी गेन्ड, कैलकुलेट एनर्जी गेन्ड। याद रखो, एग्जाम में दे कैन आस्क यू क्वेश्चन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, or else in joules, or else in the new unit which I am going to give you now. Calculate energy gained
बाय वन मोल ऑफ वन मोल ऑफ वन ई चार्ज वन ई चार्ज एक्सलरेटेड बाय एक्सलरेटेड बाय 1 वोल्ट। देखो, एक चार्ज, ठीक है, एक अगर सिंगल चार्ज होगा इन जूल्स, इन जूल्स, एग्जाम में तुम लोगों को ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, प्रॉपर यूनिट के साथ तुम लोगों को आंसर पूछेंगे, तो जूल्स में तुम लोगों को फाइंड आउट करना है। अब मुझे बताओ, जब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन था, जब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन था तो उसके ऊपर कितना चार्ज आया था गाइस? जब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन था तो उसके ऊपर चार्ज आया था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। अब तुम लोगों को एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो एनर्जी गेन हो रही है वो पूछा है, तो मुझे बताओ कैसे निकालोगे? तो हम, वेरी नाइस, करेक्ट आंसर है। तनिषा करेक्ट आंसर है, ईशान करेक्ट आंसर है, लव्य करेक्ट आंसर है। ओके, तो गाइस चलो देखो कैसे होगा। मुझे बताओ ई का फॉर्मूला क्या था, या फिर पहले मुझे बताओ वन मोल मीन्स हाउ मेनी पार्टिकल्स। वन मोल मीन्स हाउ मेनी पार्टिकल्स गाइस? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है। अब मुझे बताओ, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी एनर्जी आई थी? वन इलेक्ट्रॉन इज कैरिंग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। नाउ हाउ मच एनर्जी is gained by 1 mole of electron is asked. तो 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितनी एनर्जी, वो हम लोगों को निकालना है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई देम। ठीक है, ये एनर्जी ई और ई ये कैंसिल आउट हो जाएंगे यूनिट्स, एंड व्हाट यू विल गेट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो फाइनल आंसर इज 9.6352। ये हम लोगों ने पहले भी सॉल्व किया है, इनटू 10⁻⁴ जूल्स। ठीक है, इनटू 10⁻⁴ जूल्स। नाउ दिस इज इन जूल्स, याद रखना। तो ये तुम लोगों का आंसर आ गया, एंड दिस इज जूल्स पर मोल, एक मोल के अंदर है ना, तो दिस इज पर मोल। ठीक है, एंड डेफिनेटली तुम लोग 6.022 को 6 कंसिडर कर सकते हो, एंड इसको अगर हम लोग राउंड ऑफ करके लिख रहे हैं, तो हाँ, पहले हम लोग प्रॉपर आंसर अगर निकालेंगे 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर विल बिकम 96,352 जूल्स पर मोल, एंड इसे हम लोग इस चैप्टर में कंसिडर करेंगे 96 किलो जूल पर मोल। ठीक है गाइस, एंड फाइनली फाइनली हम लोगों को दो यूनिट कन्वर्जन मिलते हैं। फाइनली हम लोगों को दो यूनिट कन्वर्जन मिलते हैं। यूनिट कन्वर्जन दो मिले हम लोगों को। कौन से मिले? नंबर वन इज 1 ई का चार्ज, सॉरी 1 ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ठीक है, एंड वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इफ दे आर आस्किंग इन टर्म्स ऑफ जूल पर मोल, ठीक है, इफ दे आर आस्किंग फॉर 1 मोल, अगर 1 मोल है तो तुम लोग क्या करोगे, इसे डायरेक्ट लिखोगे रिप्लेस करके 96 किलो जूल per mole। ठीक है गाइस, तो these are the unit conversions which we need to remember to make our life simpler। ठीक है, तो चलो कंप्लीट कर दो गाइस ये। फिर मैं तुम लोगों को अभी एक मस्त क्वेश्चन देने वाला हूँ, देखते हैं इसका आंसर कौन करेक्ट दे पाता है। तुम लोगों को फॉर्मूला सिर्फ इतना ही याद रखना है, E इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी। ठीक है, एंड ये दो यूनिट कन्वर्जन याद रखना है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो चलो ये लिख के कंप्लीट कर दो। किसी को भी इसमें कुछ डाउट होगा तो प्लीज पूछो, किसी को भी अगर कुछ डाउट होगा तो प्लीज पूछो। हाउ टू रिमेम्बर दैट वैल्यू? विथ प्रैक्टिस डेफिनेटली यू विल रिमेम्बर इट। इस चैप्टर में मैं तुम लोगों को नहीं बोल के 30 से 40 बार ये वैल्यू याद दिलाऊंगा, तो चैप्टर करते करते ही तुम लोगों को वैल्यूज याद हो जाएगी। जस्ट लेक्चर मिस मत करना, अगर लेक्चर मिस करोगे तो मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। बाकी चैप्टर करते करते अपने आप ये वैल्यू याद हो जाएंगी।
याद रखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नॉट इक्वल टू 96 इंटू 10 96 किलो जूल पर मोल. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर 1 मोल. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर 1 मोल. ठीक है, तुम लोगों को ये कैसे यूज करना है वो मैं बता दूंगा. इट इज जस्ट अ ट्रिक. इट इज जस्ट अ ट्रिक. इट इज जस्ट अ ट्रिक. यशस्वी, दिस इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी. Joules is a unit of energy, and we are multiplying it with volt. So coulomb into volt becomes joules. Are you getting it? Coulomb into volt becomes joules. Hence, we are writing down joules over here, not coulombs. Okay. So guys, everyone is ready for a question. करोगे एक क्वेश्चन, सबका आंसर आएगा क्या करेक्ट? पूछो एक क्वेश्चन में. चलो गाइस, एक क्वेश्चन लेते हैं. देखते हैं अभी कौन इसका करेक्ट आंसर दे पाता है. ठीक है, सबके करेक्ट आंसर आने ही चाहिए. एंड देखते हैं कौन कितना यूनिट कन्वर्जन कर पाता है अच्छे से. ठीक है, याद रखो यूनिट कन्वर्जन इज द मोस्ट बेसिक थिंग विच यू कैन डू इन साइंस. ठीक है, अगर हम लोगों को यूनिट कन्वर्जन ही नहीं आ रहा है तो हम लोगों को साइंस आएगा ही नहीं, ऐसे समझ लो. ठीक है, हर साल जेई में ही नहीं बोल के 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो यूनिट देख के ही तुम लोग सॉल्व कर पाते हो. केमिस्ट्री में भी ऐसे होता है एंड फिजिक्स में भी ऐसे बहुत बार होता है. जस्ट यूनिट देख के तुम लोग करेक्ट आंसर दे सकते हो. ठीक है, तो मेक श्योर कि तुम लोगों को यूनिट कन्वर्जन बहुत अच्छे से आ रहा है, बिकॉज इट इज बैकबोन ऑफ आवर साइंस फील्ड. ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन, 4 चार्ज पार्टिकल्स, या फिर कैलकुलेट कैलकुलेट एनर्जी गेन्ड एनर्जी गेन्ड व्हेन 4 चार्ज particles of 2e charge of 2e charge 2e मत लो. 4 चार्ज particles of 5e charge are accelerated by potential difference of pd. मतलब क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो लिख देना पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 volts. ठीक है, 10 ए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तुम लोगों को काउंट कर रहे हैं, बी जूल्स में तुम लोगों को काउंट कर रहे हैं, एंड सी किलो जूल्स में तुम लोगों को काउंट कर रहे हैं. ठीक है, तो देखते हैं किसका कितना दिमाग चलता है. एकदम बेसिक क्वेश्चन है, तुम लोगों को एकदम आराम से इसे सॉल्व कर रहे हैं. टेक योर टाइम. 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं तुम लोगों को. आराम से सॉल्व करो, देखते हैं कौन करेक्ट आंसर देता है. एंड गाइस, डोंट वरी अबाउट व्हाट्सएप ग्रुप्स. ठीक है, तुम लोग अगर अभी तक ऐड नहीं हुए हो तो डेफिनेटली तुम लोगों को ऐड कर दिया जाएगा. ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट. तुम लोगों को जो जिस नंबर से लिंक आती है, लेक्चर की लिंक आ रही है, उनको ही बता देना कि ग्रुप पे एडेड नहीं हो तुम लोग. डेफिनेटली यू विल बी एडेड. चलो गाइस, अब इसका आंसर देके बताओ, व्हाट इज द करेक्ट आंसर. 2 मिनट का टाइम है. ओके, अमीन करेक्ट आंसर है. गाइस, तुम लोगों को सबसे पहले सबसे बेसिक आंसर निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. सबसे पहले सब जन मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर बताएंगे. देन यू विल गो फॉर जूल्स, एंड देन यू विल गो फॉर किलो जूल पर मोला. यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी है. किलो जूल पर मोल करना है तुम लोगों को. ठीक है, एक मोल के ऊपर का चार्ज निकालना है. ओके, देखते हैं. okay. बहुत लोगों के आंसर आ गए हैं. आविष्कार करेक्ट आंसर है, किया देसाई करेक्ट आंसर है, गार्गी करेक्ट आंसर है, आयुष करेक्ट आंसर है, ओम करेक्ट है, पलक करेक्ट,
तनिष्क करेक्ट आंसर है। ओके, जिन लोगों का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ गया है प्लीज गो फॉर जूल्स, प्लीज गो फॉर जूल्स। ओके, श्रावणी करेक्ट आंसर है। ओके, जिन लोगों का आंसर करेक्ट आ गया है प्लीज गो फॉर जूल्स। गार्गी करेक्ट आंसर है। मतलब करेक्ट। आविष्कार करेक्ट। गाइस क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आंसर भी रॉन्ग आ रहा है बहुत लोगों का। गाइस ग्रुप का नाम तुम लोगों को अगर जानना होगा तो इवन आई डोंट नो इट येट, इवन आई एम नॉट एड ऑन दैट ग्रुप। ओके, ओम करेक्ट आंसर है। जस्ट अ मिनट गाइस, आई एम गेटिंग अ कॉल, सॉरी। तो गाइस बहुत लोगों के आंसर आ गए हैं। मधुरा करेक्ट आंसर है। हम्म, करण करेक्ट आंसर है। देन हडी, हदी करेक्ट आंसर है। आपका नाम प्रोनाउंसिएशन मुझे पता नहीं है एक्चुअली। ओके, नेक्स्ट। तो दीप करेक्ट आंसर है। बहुत लोगों ने एक सिंपल मिस्टेक की है। आयुष करेक्ट आंसर है। ओम करेक्ट आंसर है। चलो गाइस देखते हैं, अभी मैं सॉल्व करके दिखाऊं, 2 मिनट हो गए हैं सबको टाइम देके। ठीक है, यश करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। चलो, गार्गी करेक्ट है, करण करेक्ट है। तो गाइस चलो देखते हैं एक बार। तुम लोगों ने एकदम सिंपल मिस्टेक की है, एकदम छोटी सी सिंपल मिस्टेक की है। देखो, हम लोगों का फॉर्मूला क्या है? एनर्जी इज इक्वल्स टू क्यू इनटू वी। ठीक है गाइस, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला which is for one charge particle. Yashasvi, all answers are correct. Very nice. This is for one charge particles. मुझे बताओ मैंने तुम लोगों को कितने चार्ज पार्टिकल्स दिए हैं? गाइस, मैंने तुम लोगों को कितने चार्ज पार्टिकल्स दिए हैं? मैंने तुम लोगों को 4 चार्ज पार्टिकल्स दिए। अगर एक चार्ज पार्टिकल के लिए Q इंटू वी है, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा? 4 इंटू क्यू वी। और एल्स इधर लिख दो N इंटू क्यू वी। एक नया फॉर्मूला बना दो एन क्यू वी, वेर वेर एन इज एन इज नंबर ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। ओके गाइस, वेर एन इज नंबर ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। अब तो देखो, तुम लोगों को डेटा में क्या क्या देके रखा है? तुम लोगों को चार्ज पार्टिकल्स देके रखे हैं 4, एन की वैल्यू है 4। चार्ज कितना दिया है उसके ऊपर? 5e का। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है मैंने? 5 वोल्ट का। गाइस अगर तुम लोग ये इतना फिगर आउट करने लग गए, अगर हम लोगों को इतना निकालने आ रहा है तो साइंस इज क्वाइट इजी। अब उसके बाद तुम लोगों को फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। तो देखो, E इज इक्वल्स टू 4 इंटू 5e इंटू 5 वोल्ट। तो 25 इंटू 5 25, 25 इंटू 4 25, 4 जा 100। तो डायरेक्ट 100 लिख देता हूं मैं। 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस वाज द फर्स्ट आंसर। गाइस गेटिंग इट? ये बहुत लोगों ने मुझे 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर सेंड किया था। तो जिन्होंने 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर सेंड किया था, अपनी मिस्टेक समझ में आ रही है क्या? तुम लोगों को तुम्हारी मिस्टेक समझ में आ रही है? अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अभी किसमें हम लोग को कन्वर्ट करना है? जूल्स में। तो तुम लोगों को वापस मैंने बताया था इस चैप्टर में, मैं तुम लोगों को नहीं नहीं बोल के 20 से 30 बार तो ये याद दिलाऊंगा ही कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, तो मेरे पास 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो क्या करोगे? 100 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो 1.6 इंटू 100 तुम लोग 160 लिखो, या फिर 100 इंटू 10⁻⁻19 को 10⁻⁻17 लिखो। बोथ आर करेक्ट। एंड हम लोग हमेशा
वन पॉइंट मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट देके आंसर लिखना प्रेफर करते हैं, विच इज कॉल्ड एज साइंटिफिक नोटेशन। तो हम लोग साइंटिफिक नोटेशन को फॉलो करेंगे, एक डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻17 यूनिट अभी आएगा जूल्स। गाइस एनी डाउट? एनी डाउट? ओके, अब फाइनली हम लोगों को किलो जूल पर मोल के लिए आंसर निकालना है। पर मोल मतलब क्या? तो रादर देन फोर चार्ज पार्टिकल्स, इफ वी हैव 4 मोल्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर मोल, तो मुझे बताओ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम लोगों को मोल्स में कन्वर्ट कर रहा है तो 96 इंटू, सॉरी 96 किलो जूल पर मोल, ये हम लोगों का कन्वर्जन है। तो मुझे बताओ 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के लिए क्या हो जाएगा? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के लिए क्या हो जाएगा? 100 इंटू 96 किलो जूल पर मोल, एंड फाइनल आंसर विल बिकम 9600 किलो जूल पर मोल। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनका जिनके सारे के सारे आंसर्स करेक्ट थे, बहुत बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इनिशियल स्टेज में जो 4 था उससे मल्टीप्लिकेशन करना ही भूल गए थे। ठीक है, तो गाइस टिल दिस एनी डाउट? ओके, जिन लोगों के माइंड कैलकुलेशन ही हो गए थे तो वेरी नाइस। ठीक है, और एक क्वेश्चन चाहिए क्या? और एक क्वेश्चन चाहिए क्या? ऐसे टाइप का और एक क्वेश्चन करना है? ओके, चलो कर लेते हैं। वेरी नाइस, अगर जितना फास्ट कैलकुलेशन होगा उतना करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट, थोड़ा सा डिफरेंट होगा फर्स्ट वाले से। कैलकुलेट एनर्जी गेन्ड बाय 4 मोल ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज, ओके, ऊपर बाय द वे गाइस 4 किलो जूल पर मोल नहीं आए, हाँ पर मोल आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकता पर मोल। ओके, तो 4 मोल ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, 4 मोल्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स carrying 1 e charge, carrying 1 e charge accelerated by, accelerated by potential difference of, potential difference of 20 वोल्ट। ठीक है, तुम लोगों को मैं आंसर्स दे रहा हूँ, ऑप्शंस दे रहा हूँ, मतलब तुम लोगों को सिर्फ मुझे ए बी सी डी इतना ही टिक करके बताना है। ठीक है, तो 80 किलो जूल्स, ऑप्शन बी 768 किलो जूल्स, ऑप्शन सी 7.68 इंटू 10⁻³ किलो जूल्स, ऑप्शन डी 7 पॉइंट, सॉरी 8.0 इंटू 10⁻³ किलो जूल्स। चलो देखो, ओके, वेरी नाइस, गार्गी करेक्ट आंसर है। तुम लोगों को एमसीक्यूज है ना, एक जैसे दिखने वाले ही सारे मिलेंगे गाइस। ईशान करेक्ट आंसर है, एमसीक्यूज तुम लोगों को एक जैसे दिखने वाले ही मिलेंगे, इतना याद रखो। तो अब तुम लोगों को आंसर निकालना है, चलो देखते हैं कौन करेक्ट आंसर दे पाता है। नूपुर करेक्ट आंसर है, सोम करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। ओके गाइस, शुड आई स्टार्ट?
शुड आई स्टार्ट? हरी करेक्ट आंसर है। ओके, तो चलो, तुम लोगों का फॉर्मूला पहले याद रखो। तुम लोगों का फॉर्मूला क्या है? सुजेश, सुजेश करेक्ट आंसर है। तो फॉर्मूला इज ई इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू एन क्यू वी। ठीक है। अब मुझे बताओ, तुम लोगों को नंबर ऑफ पार्टिकल कितने दिए? 4 मोल दिए गाइस। याद रखो, हम लोगों को चार्ज पार्टिकल कितने दिए? 4 मोल दिए। तो तुम लोगों को किलो जूल पर मोल में आंसर निकालना है। आर यू गेटिंग इट? तब कौन सा यूनिट यूज कर रहे हैं वो डिसाइड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं तुम लोगों को नॉर्मल आंसर निकाल के दिखा रहा हूं, देखो। अगर सिर्फ 4 पार्टिकल रहते, अगर सिर्फ 4 पार्टिकल रहते, तो 4 into 1 E into 20 वोल्ट, आंसर आ जाता 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट नाउ गाइस दे आर आस्किंग यू फॉर 4 मोल्स। दे आर आस्किंग यू फॉर 4 मोल्स। तो मुझे बताओ, सुजेश करेक्ट आंसर है, मैंने बताया, आई गेस मैंने बोल दिया था पहले। तो मुझे बताओ, तुम लोग आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल के थोड़ी ना चलेगा। वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू किलो जूल पर मोल। आर यू गेटिंग इट? यशस्वी करेक्ट आंसर है। आर यू गेटिंग इट कि कब कौन सा यूनिट कन्वर्जन यूज करना है? याद रखो, मैंने तुम लोगों को लिख के दिया था फॉर 1 मोल, दिस इज व्हेन दे आर आस्किंग यू इन 1 मोल क्वांटिटी। ठीक है। तो यस भावेश, डेफिनेटली यू विल गेट इट, जस्ट मैसेज मी। ठीक है। अब तुम लोगों को क्या करना है? इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना है। तो व्हाट यू विल डू, यू विल मल्टीप्लाई इट 80 इंटू 96 किलो जूल पर मोल, या फिर सिर्फ किलो जूल, क्योंकि अभी 1 मोल के लिए नहीं है, तुम लोगों को 4 मोल के लिए, तो हम लोग पर मोल लिख नहीं पाएंगे। ठीक है। मैं तुम लोगों को नंबर लेक्चर के एंडिंग में दे दूंगा, डोंट वरी। तो 8 6 80 48, तो 8 आ गया, 4 कैरी फॉरवर्ड हो गए। 8 9 72 प्लस 4 76, एंड 80 था तो ये 0 किलो जूल। तो मैंने आंसर देखो और थोड़ा सा चेंज करके दिया था, 7.68 इंटू 10⁻³ किलो जूल। गाइस आर यू गेटिंग इट? देखो, आर यू गेटिंग इट? यहां से, हाँ, यहाँ पे तुम लोग पर मोल नहीं लिख पाओगे, बिकॉज दिस इज नॉट फॉर 1 मोल। सी हम लोग पर मोल कब लिखते हैं? हम लोग पर मोल कब लिखते हैं? जब सिर्फ 1 मोल हो। नाउ दे आर आस्किंग यू फॉर 4 मोल्स, नाउ दे आर आस्किंग यू फॉर 4 मोल्स। ठीक है। दिस 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज फॉर 4 चार्ज पार्टिकल, दिस इज फॉर 4 चार्ज पार्टिकल। 4 अगर पार्टिकल्स रहते तो हम लोग लिखते 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड नाउ दिस इज फॉर 4 मोल चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है। तो सिर्फ आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। गाइस देखो, एमसीक्यू कैसे टाइप के आएंगे समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तुम लोगों ने अगर यहां तक आंसर निकाल के छोड़ दिया तो तुम लोगों को डेफिनेटली आंसर बी ही करेक्ट लगेगा, बट आंसर सी करेक्ट था। ठीक है। बहुत कम लोगों के आंसर आए थे, बट क्वेश्चन भी वैसे हमने डिफिकल्ट दिया था। एनी डाउट गाइस? एनी डाउट? ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। Now we are going to start with our next topic. Now we are going to start with our next topic, which is अभी क्वेश्चंस बस हो गए, अभी हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, which is atomic models. Atomic models. ठीक है। Okay. Guys, before that, let's ओके। देखो, ये जस्ट एक मेथड है, ये जो मैंने तुम लोगों को बताई। पहले तुम लोग 4 पार्टिकल्स के लिए निकालो। तुम लोग पहले क्या करोगे? 4 पार्टिकल्स के लिए निकालोगे। ठीक है। 4 पार्टिकल्स, हम लोगों ने पहले 4 मोल के लिए नहीं काउंट किया, हम लोगों ने पहले 4 पार्टिकल्स के लिए काउंट किया, एंड फिर उसे मोल में कन्वर्ट किया। तो मोल्स में अगर कन्वर्ट करना है तो हम लोगों को 96 किलो जूल से मल्टीप्लाई करना है। गाइज, अगर तुम लोगों को थोड़ी भी प्रॉब्लम है, डोंट वरी, विथ प्रैक्टिस तुम लोगों को ये समझ में आ जाएगा। दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन विथ प्रॉपर यूनिट कन्वर्जेंस। तो थोड़ा टाइम दो,
हम लोग और क्वेश्चन ऐसे करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। ओके ओके, चलो एटॉमिक मॉडल्स मुझे बताओ, सबसे पहला एटॉमिक मॉडल हम लोगों को किसने दिया था? सबसे पहला एटॉमिक मॉडल हम लोगों को किसने दिया था? वेरी नाइस, जे थॉमसन, ठीक है। तो मुझे इसके पहले ही तुम लोगों को एक करेक्शन देना है। लास्ट टाइम मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, प्लीज मेक अ करेक्शन, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने तुम लोगों को जूलियस प्लकर करके लिख के दिया था। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज जो थी वो जूलियस प्लकर ने की थी। एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डन बाय सर जे थॉमसन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्रेडिट जाता है जे थॉमसन को, इन्होंने हम लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन दिया था। एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्रेडिट भी जाता है सर जे थॉमसन को, ठीक है। तो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, प्लीज रेक्टिफाई इट, नथिंग एल्स। ओके, तो अटोमिक मॉडल, जे थॉमसन ने हम लोग को कौन सा अटोमिक मॉडल दिया वो देखते हैं। तो फर्स्ट एटॉमिक मॉडल, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, फर्स्ट एटॉमिक मॉडल इज थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल हम लोगों को क्या बताते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट देखा, उन्होंने हम लोगों को इलेक्ट्रॉन का एक्सप्लेनेशन दिया कि इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल विच इज कमिंग आउट ऑफ एटम्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें उन्होंने हम लोगों को बताई। एंड उसके ऊपर से उन्होंने हम लोगों को बताया कि अगर किसी चीज में नेगेटिव चार्ज है, if something contains negative charge then it should definitely contain positive charge, obvious है। तुम लोगों को कभी ऐसे फील आता है कि किसी चीज को तुम लोगों ने टच किया और करंट लगा? ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता? बिकॉज उसके ऊपर सिर्फ नेगेटिव चार्ज नहीं है, इट ऑल्सो कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो थॉमसन टोल्ड अस दैट दैट atoms are rigid pairs of uniformly distributed, atoms are rigid spheres of uniformly distributed पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एटम्स जो रहता है वो पॉजिटिव चार्ज के रिजिड स्पीयर्स है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऑन विच ऑन विच ऑन विच जस्ट अ मिनट गाइस। तो ऑन विच, ठीक है, ऑन विच इलेक्ट्रॉन्स आर ऑन विच इलेक्ट्रॉन्स आर embedded electrons are embedded such that such that overall it is neutral, such that overall it is neutral। तो देखो, उन्होंने हम लोगों को क्या बताया, एटम जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज का स्पीयर है, वो एक पॉजिटिव चार्ज का स्पीयर है, एकदम मस्त, एकदम से, ठीक है। इट इज पॉजिटिवली चार्ज, इज पॉजिटिवली चार्ज स्पीयर। ओके, तो एक पॉजिटिव चार्ज का ये एक ऐसे स्पीयर है, तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, जिसमें पॉजिटिव चार्ज एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, याद रखना, जिसमें पॉजिटिव चार्ज एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड अब मुझे बताओ, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज लेके चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इट ऑल्सो हैज नेगेटिव चार्ज, इट ऑल्सो हैज नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर प्रेजेंट है। And these negatively charged electrons are are uniformly distributed। Guys, are you getting it? एक पॉजिटिव चार्ज का गोला है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड इसी को हम लोगों ने क्या बोला था, इसी को हम लोगों ने क्या बोला था, प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलो गाइज, ये लिखना स्टार्ट करो, ये लिख दो और डायग्राम बनाना।
गाइस तुम लोगों को लिखने के लिए टाइम दिया है, तो चलो ये लिख के कंप्लीट कर दो, ये लिख के कंप्लीट कर दो। गाइस तुम लोगों को मॉडल भी ड्रॉ करना है और हर एक चीज ऐसे कैसे लिखनी है, तुम लोगों को इनके कॉमन नेम्स पता रहेंगे, ठीक है। दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लम पुडिंग मॉडल। एक पुडिंग है जिसके ऊपर प्लम के टुकड़े अटैच किए हैं, वैसे ये दिखता है। या फिर वाटरमेलन, वाटरमेलन जो पूरी तरह से रेड रहता है, उसके ऊपर ब्लैक कलर के सीड्स रहते हैं, वैसे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एम्बेडेड है। या फिर रेजिन कुकी मॉडल, एक कुकी है जिसके ऊपर रेजिन्स एम्बेडेड है, ठीक है। तो इसके ये अलग अलग ऐसे नाम है जो हम लोगों को जस्ट थियरी में तुम लोगों के कॉलेज के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो गाइस इसमें एक लिमिटेशन थी, एंड अभी वही लिमिटेशन हम लोग देखने वाले हैं। मुझे बताओ, इसके पहले इसके पहले तुम लोगों ने कभी रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा है क्या, या फिर गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट स्टडी किया है क्या? इसकी लिमिटेशन लिख दो, इसकी लिमिटेशन लिख दो। इट्स लिमिटेशन इज दैट, अच्छा क्लास 8 में तुम लोगों ने पढ़ा था, ओके। तो आज हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल देखने वाले हैं, एंड होपफुली तुम लोगों ने पहले जब पढ़ा था उससे बहुत अच्छे से तुम लोगों को एक्सप्लेन करूंगा मैं, ऐसे एक्सपेक्टेशन है। देखते हैं। तो इसकी लिमिटेशन एक लिखना, कुड नॉट एक्सप्लेन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन रदरफोर्ड्स रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन थी। एंड गाइस ये जस्ट लिख के कंप्लीट करो। आज हम लोग रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज रियली नाइस। बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था, एंड यू लाइक इट। चलो, ओके, लिख के हो गया सबका? किसी का लिखना बाकी होगा तो जरा हैंड रेस करो, लेट मी सी कितने लोगों का लिखना बाकी है। ओके, जिनका लिखना बाकी है प्लीज टाइम निकाल के हैंड रेस कर देना। ओके, तो आई गेस सबका लिख के हो गया होगा। ओके, करेक्ट बोल रहे हो आदि। वैसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट था वो। तो चलो गाइस देखते हैं एक बार। तुम लोग इफ पॉसिबल मेरे साथ ही डायग्राम बनाना। डायग्राम इसकी थोड़ी सी लंबी चौड़ी है, ठीक है। अब गाइस देखवा, अच्छे से सुनना। रदरफोर्ड ने एक बड़ी सी शीट ली। हेडिंग पहले डाल देते हैं हम लोग, हेडिंग पहले हम लोग डाल देते हैं। रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब रदरफोर्ड ने क्या किया, एक बड़ी सी शीट ली, एक बड़ी सी मेटालिक शीट ली, ठीक है। ये डायग्राम मत बनाना, ये अभी तुम लोगों को बनाना नहीं है, जस्ट अ मिनट। एक बड़ी सी मेटालिक शीट ली, एंड इसको जिंक सल्फाइड से कोटिंग कर दिया, ठीक है। इसे जिंक सल्फाइड से कोटिंग कर दी। अब मुझे बताओ जिंक सल्फाइड का काम क्या है?
What is the working of zinc sulfide? Why it is used? Why do we use zinc sulfide? For scintillation purpose. Very nice. See, remember this. When zinc sulfide comes in contact with a charged particle, it glows. It gives us some scintillation. ठीक है, वो glow करता है, and इसकी वजह से हम लोग zinc sulfide use करते हैं. Now, he took a sheet and उसने उस sheet को ऐसे circular shape में arrange किया. मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? उसने से उसको circular shape में arrange किया. ऐसे सर्कल ऐसे उसने उसको बनाया एंड आगे की तरफ एकदम छोटी सी ओपनिंग रख दी, आगे की तरफ एकदम छोटी सी ओपनिंग रख दी एंड बाकी उसने शीट को पूरा क्लोज करके ऐसे एक सर्कुलर शेप में अरेंज किया. ठीक है, तो मैं अभी वो डायग्राम बनाने वाला हूँ, तुम लोग भी मेरे साथ ड्रॉ करना. थोड़ा हम लोग 3 डायमेंशन में देखने वाले हैं. ठीक है, थोड़ा तुम लोगों को भी इसको समझ के लेने के लिए 3D सोचना पड़ेगा. तो देखो, उन्होंने उसे सर्कुलर शेप में अरेंज किया, उन्होंने उसे एक सर्कुलर शेप में अरेंज किया. गाइस देखो, ये डायग्राम समझ में आ रही है क्या? ऐसे विजुअलाइज करो कि एक टेबल के ऊपर हम लोगों ने इसको रखा है एंड हम लोग ऊपर से इसे देख रहे हैं. तो आई गेस तुम लोगों को ये डायग्राम समझ में आ जाएगी. स्किंटिलेशन मीन्स टू प्रोड्यूस ग्लो. याद रखना, स्किंटिलेशन का मीनिंग रहता है प्रोडक्शन ऑफ ग्लो. ठीक है गाइस, ये समझ में आ रही है कैसे टेबल के ऊपर ऐसे गोल अरेंजमेंट करके हम लोगों ने इसे रखा है? कैन यू गेट इट? इज इट अंडरस्टैंडेबल कि हम लोगों ने इसको एक टेबल के ऊपर ऐसे अरेंज करके शीट को रखा है? ठीक है, ऐसे गोल है. ठीक है, एंड इस शीट के बीच में उन्होंने क्या रखा रखा था? शीट के बीच में उन्होंने क्या रखा था? शीट के बीच में उन्होंने क्या रखा था? अ थिन फॉइल ऑफ गोल्ड पार्टिकल, गोल्ड. ठीक है, एक छोटी सी गोल्ड की थिन फॉइल रखी थी उन्होंने, जिसके अंदर हार्डली 1 से 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जिसके अंदर हार्डली 1 से 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है. इतने थिकनेस की एक छोटी सी थिन फॉइल गोल्ड की उन्होंने प्लेस कर दी थी. गाइस कैन यू विजुअलाइज इट? एक्सपेरिमेंट का सेटअप कैसे था वो समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ठीक है, अब सामने की तरफ उन्होंने एक सामने की तरफ उन्होंने एक छोटा सा लेड का बॉक्स रखा. ठीक है, एंड लेड के बॉक्स के अंदर उन्होंने रखा था एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. लेड के बॉक्स के अंदर उन्होंने रखा था एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. तो गाइस मेरे साथ ही धीरे धीरे डायग्राम बनाने की कोशिश करना. ठीक है, तो दिस इज अ लेड बॉक्स एंड लेड बॉक्स में एक छोटी सी पतली सी ओपनिंग थी, एकदम फाइन ओपनिंग थी. ठीक है, एंड इस फाइन ओपनिंग के अंदर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था. यूजुअली मूवीज में तुम लोगों ने देखा होगा, कुछ रेडियो एक्टिव दिखाना होगा तो ऐसे वो ग्रीन कलर का दिखाता है. तो दिस इज माई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एंड दिस इज माई शीट. इसे हम लोगों ने सर्कुलर अरेंजमेंट की थी एंड इट इज कोटेड विथ जिंक सल्फाइड. इट इज कोटेड विथ जिंक सल्फाइड. ठीक है, याद आ रहा है कुछ गाइस ये एक्सपेरिमेंट? दिस इज कोटेड विथ जिंक सल्फाइड. दिस इज योर लेड बॉक्स and this is your radioactive substance. This is your radioactive substance. ठीक है, अब मुझे बताओ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का काम क्या था? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का काम क्या था? लेड बॉक्स का काम ये रहता है कि वो रेडिएशन को बाहर जाने से रोकता है. लेड बॉक्स का काम इतना ही रहता है कि वो रेडिएशन को बाहर जाने से रोकता है. अब मुझे बताओ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का काम क्या था? टू एमिट अल्फा पार्टिकल्स. वेरी नाइस. तो याद रखो, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ये अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करता है. एकदम छोटी सी ओपनिंग थी, उसमें से एक फाइन लाइन ऑफ अल्फा पार्टिकल, एक ऐसे फाइन लाइन ऑफ अल्फा पार्टिकल निकल रही थी, फाइन रे ऑफ अल्फा पार्टिकल निकल रही थी. ठीक है, जो
स्ट्रेट अवे किसके पास जा रही थी? तो वो स्ट्रेट अवे जा रही थी गोल्ड के एटम्स के पास। इट वॉज स्ट्रेट अवे फॉलिंग ऑन गोल्ड एटम्स। ठीक है, अब देखवा, अभी का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के लेना, अच्छे से देखना। ओके गाइस, तो अभी का पार्ट देखो क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स। पहले हम लोग समझ लेते हैं अल्फा पार्टिकल्स रहते क्या है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स रहते क्या है। तो हाँ, वेरी नाइस आविष्कार, करेक्ट बोल रहे हो, डबली आयनाइज्ड हीलियम पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ हीलियम एटम्स। ठीक है, हीलियम एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन रहते हैं 2, इनका एटॉमिक नंबर रहता है 2, और इनका मास नंबर रहता है 4। हीलियम एटम्स का एटॉमिक नंबर रहता है 2 और इनका मास नंबर रहता है 4। अब इनके पास हमेशा प्रेजेंट रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आयनाइजेशन के बारे में पढ़ा था। आयनाइजेशन में हम लोग क्या करेंगे, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन माइनस करूंगा तो हीलियम के अंदर से नेगेटिव चार्ज कम हुआ, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा? हीलियम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज मैंने निकाल दिया, तो इसके ऊपर +1 चार्ज डेवलप होगा। वेरी नाइस। ठीक है, बट प्रोटॉन का नंबर अभी भी 2 है एंड एटॉमिक मास अभी भी 4 है। अब इसमें से हम लोगों ने और एक इलेक्ट्रॉन को माइनस किया। अगर हम लोग इसमें से और एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर रहे हैं तो अगेन -1 ई चार्ज हो जाएगा। अब मुझे बताओ इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? आयुष करेक्ट बोल रहे हो, इसके ऊपर अभी आएगा +2 चार्ज। हीलियम के अंदर से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, मतलब इसके ऊपर आ गया +2 चार्ज। एटॉमिक नंबर है 2, मास नंबर है 4। दिस इज कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल। दिस इज कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट doubly ionized, it is called as doubly ionized helium ion। ठीक है, तो हीलियम को अगर हम लोग 2 बार आयनाइज कर रहे हैं तो हम लोग को मिलता है अल्फा पार्टिकल। अब मुझे बताओ हीलियम के एटम की साइज बहुत बड़ी रहती है या बहुत छोटी रहती है? मुझे बताओ, हीलियम के एटम की साइज बहुत बड़ी रहेगी या बहुत छोटी? इट इज वेरी स्मॉल, इट इज वेरी स्मॉल। एंड बचपन में तुम लोगों ने मार्बल्स के साथ खेला है क्या, कंचों के साथ खेला है? बचपन में तुम लोगों ने मार्बल्स के साथ खेला है क्या, कंचों के साथ? ओके, तो मुझे बताओ, अगर मेरे पास एक बड़ा सा मार्बल है, अगर मेरे पास एक बड़ा सा मार्बल है, ठीक है, एक बड़ा मार्बल है मेरे पास, एंड इसके ऊपर हम लोग एक छोटे से मार्बल से कोलिजन करवा रहे हैं। इसके ऊपर हम लोग एक छोटे से मार्बल से कोलिजन करा रहे हैं। ठीक है, मुझे बताओ तुम लोगों का ऑब्जर्वेशन क्या रहता है? एक बड़े मार्बल के ऊपर अगर तुम लोग एक छोटे से मार्बल को कोलाइड करा रहे हो तो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? बताओ। Over here, what is the observation if when we are colliding a small marble with a big marble? Okay, वो बाउंस बैक हो जाता है, करेक्ट। मुझे बताओ, बड़े मार्बल के ऊपर कुछ फर्क पड़ता है क्या? डेफिनेटली नहीं, एंड इट शुड बाउंस बैक, ये बाउंस बैक हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे रदरफोर्ड ने भी यही सोचा था कि देखो, एक बड़ा सा गोल्ड का एटम है, एक बड़ा सा गोल्ड का एटम है, और इसके ऊपर में हीलियम के अल्फा पार्टिकल्स को बाउंस करा रहा हूं, तो होना क्या चाहिए? वो बाउंस बैक होना चाहिए। क्यों बाउंस बैक होना चाहिए? बिकॉज हम लोगों को जे जे थॉमसन ने बताया था दैट एटम्स आर रिजिड स्पीयर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड पॉजिटिव चार्ज। गाइस, आर यू गेटिंग इट? रदरफोर्ड ने हम लोग को क्या बताया था कि एटम्स जो है वो रिजिड स्पीयर है, एंड अगर तुम लोग एक छोटा स्पीयर बड़े स्पीयर के ऊपर कोलाइड करा रहे हो तो डेफिनेटली इट विल बाउंस बैक, डेफिनेटली इट विल बाउंस बैक। ये क्या होना चाहिए था? ये बाउंस बैक होना चाहिए था। मुझे बताओ, कभी तुम लोगों ने कंचे खेलते हुए ऐसे देखा है क्या कि तुम लोगों ने एक कंचा फेंका एंड इट इज डायरेक्टली गोइंग थ्रू इट, इट इज डायरेक्टली गोइंग थ्रू इट, इसके आर पार जाके तुम लोगों को दूसरी तरफ मिला? ऐसे कभी हुआ है क्या? ऐसा कभी हुआ है? नहीं हो सकता। तो रदरफोर्ड को भी क्या एक्सपेक्टेशन थी? रदरफोर्ड की एक्सपेक्टेशन क्या थी कि अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड के पार्टिकल्स के साथ कोलिजन करेंगे, दे विल कोलाइड विद गोल्ड फॉर पार्टिकल्स एंड दे विल बाउंस बैक इन ऑल डायरेक्शन। वो हर एक डायरेक्शन में
बाउंस बैक होना स्टार्ट हो जाएंगे, धड़ाम धुड़ोम, ऐसे हर एक डायरेक्शन में वो बाउंस बैक होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड उनको अपोजिट डायरेक्शन में रेज मिलेंगे। मतलब स्किंटिलेशन कहाँ पे मिलना चाहिए था, स्किंटिलेशन यहाँ पे इतने एरिया में मिलना चाहिए था ऐसे, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? रदरफोर्ड को एक्सपेक्टेशन क्या रही होगी, बट मुझे बताओ इन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था वो हुआ था क्या? इन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था वो हुआ क्या? वैसे नहीं हुआ। तो उनको ऑब्जर्वेशन क्या मिला कि अल्फा रेस गोल्ड फॉइल के ऊपर कोलाइड हो रही है, एंड दे straight away going through it, and they are straight away going through it. This was the observation, and almost 99.9% alpha particles, almost 99.9% alpha particles straight away जा रहे थे, और यहाँ पे महाभयंकर ग्लो मिल रहा था। Guys, are you getting it? Almost 99.9% अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट अवे निकल जा रहे थे। अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। ही वॉज एक्सपेक्टिंग दैट ही विल सी क्या बोलते हैं रीबाउंड अल्फा पार्टिकल्स, बट he saw that they are straight away going through it without any deviation, and then he saw that very few alpha particles are being deviated by a small angle, very few alpha particles are being deviated by small angle, and very few alpha particles are being deviated by an angle greater than 90 डिग्री। बहुत कम था ये, यहाँ पे इनका नंबर बहुत कम था। एंड 1 in 1 million अल्फा पार्टिकल इज गोइंग स्ट्रेट अवे बिहाइंड, ठीक है, इट इज बीइंग डिविएटेड बाय एंगल ऑफ 180 डिग्रीज। गाइस तुम लोगों को एक्सपेरिमेंट क्या था वो समझ में आ रहा है? एंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो एक्सपेक्टेशन किया था वो उनको क्यों नहीं मिला, वो समझ में आ रहा है क्या? इज इट क्लियर? रदरफोर्ड को एक्सपेक्टेड क्या था और उनको मिला क्या, वो समझ में आ रहा है? ओके। तो अब मुझे बताओ, ऐसा अगर तुम लोगों को कभी कुछ मिला तो तुम लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी? मतलब तुम लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी अगर किसी चीज के कोई चीज आर पार जा रही है? मतलब इज इट डेंस? ये डेंस होनी चाहिए कि हम लोगों को जे जे थॉमसन ने क्या बोला था, दैट दिस इज रियली डेंस, दिस इज रियली डेंस। बट अगर हमारे हीलियम के एटम्स इसके थ्रू स्ट्रेट अवे निकल रहे हैं, देन इज इट डेंस? ये डेंस है क्या? नहीं, ठीक है। तो गाइस तुम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट पहले भी पढ़ा है ना, तो मैं तुम लोगों से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ क्या कि तुम लोग इसका ऑब्जर्वेशन मुझे लिख के लाओगे? देखो तुम लोगों के पास 10th की बुक्स रहेंगी, 10th के बुक्स में तुम लोगों को ऑब्जर्वेशन इसका मिल जाएगा कि 99% अल्फा पार्टिकल्स जो है वो स्ट्रेट अवे निकल गए। 1 in 20,000 अल्फा पार्टिकल्स जो थे दे गॉट डिविएटेड बाय एंगल ऑफ लेस देन 90 डिग्रीज। अगर तुम लोगों के पास टेक्स्ट बुक अभी नहीं है तो तुम लोगों को 11th के टेक्स्ट बुक में भी, चलो मैं लिखा के ही दे देता हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है, होमवर्क नहीं देते हम लोग, लिख देते हैं। तो चलो इसका ऑब्जर्वेशन, सबका ये डायग्राम बना के होगी, ये सबकी ये डायग्राम बना के लिए हो गई है क्या? सबकी ये डायग्राम बना के हो गई है? ओके। तो चलो इसके ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं। ऑब्जर्वेशन लिख, अच्छा वेट करना है, ठीक है। जिस किसी का लिखना बाकी है प्लीज राइट इट डाउन, कंप्लीट करो जल्दी जल्दी, फिर हम लोग इसकी ऑब्जर्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। गाइस बट एक्सपेरिमेंट समझ में आ रहा है? सी उनको एक्सपेक्टेड क्या था और उनको मिला क्या? सी दिस इज एस्टोनिशिंग, ठीक है। हम लोगों को जो चीज जैसे लगती है वैसे नहीं रहती है, ठीक है। एंड साइंस में से बहुत बार होता है, हम लोगों को एक्सपेक्टेड कुछ एक रहता है, हम लोगों को ऑब्जर्व कुछ अलग मिलता है, एंड देन इट बिकम्स अ डिस्कवरी, ठीक है। तो उन्होंने बहुत बार पढ़ा होगा कि हम लोगों को जो एक्सपेक्टेड होता है अगर वो मिल जाए तो इट इज नॉट अ डिस्कवरी, बट इफ वी आर फाइंडिंग समथिंग न्यू देन इट इज अ डिस्कवरी, ठीक है। तो कभी भी जो एक्सपेक्टेड है वो नहीं मिलना चाहिए, साइंस में कुछ अलग हटके मिलना चाहिए। तुम लोगों को एनसीईआरटी रेफर करनी है, एररलेस तो हम लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए यूज करनी ही है, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग एन अवस्थी भी एक रेफर करने वाले हैं। मैं तुम लोगों को जो भी होमवर्क दूंगा वो एन अवस्थी में से होगा, तुम लोगों को उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। जिस किसी को नई बुक खरीदनी है डेफिनेटली दोज गाइस कैन बाय अ न्यू बुक, ठीक है।
नीट के एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस नहीं आता है, ये तो जस्ट थियरी है। जो रिंग तुम लोगों को दिख रही है, जो अरीना तुम लोगों को दिख रहा है, वो किसी भी मेटल से बन सकता है, उसके ऊपर सिर्फ जिंक सल्फाइड की कोटिंग करनी है हम लोगों को। ओके, तो चलो स्टार्ट करें। यस डेफिनेटली, तुम लोगों को एन खरीदना है तो तुम लोग खरीद सकते हो। हाँ, एनसीईआरटी और एररलेस तुम लोगों को खरीदनी ही है, वो तुम लोगों के प्रैक्टिस के लिए है। मैं क्वेश्चंस जो दूंगा वो एन अवस्थी में से होगा, ठीक है। चलो आते हैं, हम लोग हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप की क्वेश्चंस देखेंगे। पहले थोड़ी थियरी तो पढ़ ले, अभी तक हम लोगों ने जस्ट स्टार्ट किया है, सेकंड या थर्ड लेक्चर ही अगर मुझे करेक्टली याद है तो, ठीक है। तो जस्ट अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, डोंट वरी। जब तुम लोगों को ये फिजिकल के नोट्स में लिखना है, फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स में ये तुम लोगों को लिखना है, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद ऑब्जर्वेशंस। नंबर वन, ऑलमोस्ट 99.9% अल्फा पार्टिकल्स went straight through gold foil without any deviation, without any deviation, without any deviation, ठीक है। यस, तो हम करेक्ट बोल रहे हो। नाउ पॉइंट नंबर टू, वन इन 20,000 अल्फा पार्टिकल्स got deviated by angle less than 90 डिग्रीज। गाइज ये मेरे साथ ही लिखना, ये मेरे साथ ही लिखना, ठीक है। अभी मैं जैसे जैसे लिख रहा हूँ वैसे वैसे तुम लोग भी लिखते जाओ। वन इन 100,000 अल्फा पार्टिकल्स, या फिर 1 लाख अल्फा पार्टिकल्स भी बोल सकते हो। वन इन 100,000 अल्फा पार्टिकल्स got deviated, got deviated by angle greater than 90 degrees. Point number four, one in 1 million alpha particles, one in 1 million alpha particles got deviated by 180 डिग्रीज, ठीक है। चार ऑब्जर्वेशन के पॉइंट्स है, याद रखो ये सारा जो हम लोग लिख रहे हैं वो तुम लोगों के कॉलेज के एग्जाम्स में पूछा जाएगा, नथिंग एल्स, ठीक है। तो लिख दो ये। यस, तो हम फ्लोरोसेंट मार्कर्स में ही, नहीं नहीं, अच्छा, ZNS फ्लोरोसेंट मार्कर्स जो आप बोल रहे हो उसमें यूज नहीं होता, वहां पे तो अलग अलग केमिकल्स यूज होते हैं अलग अलग कलर्स के, नहीं होता। स्किंटिलेशन मटेरियल हम लोग यूजुअली ट्यूबलाइट्स में यूज करते हैं, तुम लोगों को लास्ट टाइम मैंने बताया था। चलो लिख दो, ये कंप्लीट कर दो। अब थियरी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट इन नीट, बट हम लोगों को एटलीस्ट कंसेप्ट तो पता रहने चाहिए ना, इसलिए हम लोगों को ये पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ कंक्लूजन्स। चार पॉइंट्स है गाइस, जल्दी जल्दी लिख दो, तब तक मैं कंक्लूजन एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो भी सुनते रहना, लिखते लिखते सुनना तुम लोग अभी। नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन? लास्ट तीन ऑब्जर्वेशन कैसे मिले? तो गाइस तुम लोगों को दिख रहा है स्किंटिलेशन होते हुए, यहाँ पे ग्लो दिखेगा ना, तो बस खत्म, और क्या। ओके, तो गाइस कंक्लूजन मुझे बताओ, अगर तुम लोग किसी चीज को थ्रो कर रहे हो और वो किसी दूसरी चीज में से डायरेक्टली ऐसे बाहर निकल रहा है, तो मुझे बताओ दिस चीज, दिस थिंग इज अ डेंस थिंग और अ हॉलो थिंग? कंक्लूजन नंबर वन, ऑब्वियसली इट इज अ हॉलो वन, करेक्ट बोल रहे हो।
तो उन्होंने कंक्लूजन क्या दिया? फर्स्ट पार्ट, मैक्सिमम स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, खाली है पूरा एटम, इज एम्प्टी, ठीक है, पूरी तरह से वो खाली है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, अब मुझे बताओ, एटम खाली है, ठीक है, पूरी तरह से खाली है, उन्होंने बताया हम लोगों को, चलो ठीक है, हम लोगों ने मान भी लिया पूरी तरह से खाली है। बट अगर ये पूरी तरह से खाली होता तो सारे के सारे 100% अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट अवे निकलने चाहिए थे ना। थोड़ा सा डिविएशन आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा होगा फिर? जो थोड़ा बहुत डिविएशन आ रहा है वो भी नहीं आना चाहिए था, वो क्यों आ रहा है बताओ जरा। तो उस चीज का एक्सप्लेनेशन देने के लिए उन्होंने हम लोगों को क्या बताया? हाँ करेक्ट, उस चीज का एक्सप्लेनेशन देने के लिए उन्होंने हम लोगों को बताया कि कुछ तो चीज है, समथिंग इज देयर इन द सेंटर, सेंटर में कुछ तो चीज पड़ी हुई है, समथिंग इज देयर इन द सेंटर, वैसे हो रहा है, ओके। So he told us that something is there in center which is quite dense and very small. Something very small and very dense is present in the center because of which we are getting our deviation. Because of which we are getting our deviation. He named that न्यूक्लियस, ठीक है, उन्होंने इसका नाम न्यूक्लियस रख दिया, करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। तो उन्होंने पॉइंट नंबर 2 हम लोगों को ऑब्जर्वेशन का दिया, समथिंग, या फिर ऐसे लिखते हैं देयर मस्ट बी some hard some hard पॉजिटिव पॉजिटिवली चार्ज्ड, तुम लोगों को ये वापस नई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिवली चार्ज्ड डेंस ऑब्जेक्ट, डेंस ऑब्जेक्ट एट द सेंटर, ठीक है, सेंटर में कुछ तो है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है एंड बहुत ही ज्यादा डेंस है, बहुत ही ज्यादा डेंस है, एंड अल्फा पार्टिकल्स गोइंग नियर इट, अल्फा पार्टिकल्स जो इनके नजदीक जा रहे हैं, ठीक है, जो अल्फा पार्टिकल इसके नजदीक जा रहे थे, देखो अगर कोई अल्फा पार्टिकल इसके बहुत नजदीक आ गया, अल्फा पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, बीच में सेंटर के ऊपर भी कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, देन दे विल गेट डिविएटेड, समझ में आ रहा है? दोनों के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है इनके बीच में रिपल्शन होगा एंड बिकॉज ऑफ विच दे विल गेट डिविएटेड। बट मैक्सिमम जो है, सेंटर की साइज बहुत छोटी रहने की वजह से मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो है वो स्ट्रेट अवे निकल जाएंगे, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? स्ट्रेट अवे निकल जाएंगे। बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स इससे हेड ऑन कोलाइड करेंगे, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स इससे हेड ऑन कोलाइड करेंगे, और अगर हेड ऑन कोलिजन हो गया, मुझे बताओ दो चीजों का, अगर यहाँ पे ऐसे हेड ऑन कोलिजन हो गया तो ये क्या हो जाएगी? ये दूसरी चीज बाउंस बैक हो जाएगी, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स गोइंग नियर दिस material, alpha particles going near this material feels repulsion, and get deviated, ठीक है। तो डिविएशन का रीजन हम लोगों को पता चल गया, ठीक है। तो अब वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स okay, very few alpha particles undergoes head on head on collision with center,
उसने सेंटर को क्या बोला था, न्यूक्लियस बोला था, ठीक है, एंड गेट्स deviated by 180 डिग्रीज, वेरी फ्यू मतलब कितने, तो 1 in 1 million, ठीक है। अब नोट, नोट he called that dense material as nucleus, ठीक है गाइस। तो एनी डाउट टिल दिस पॉइंट, एनी डाउट? नहीं सोहम, टनलिंग इज अ कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो, ये हम लोगों को यहाँ पे नहीं दिखता। आइए स्किंटिलेशन की पोजीशन देख के एंगल मेजरमेंट इजीली हो जाएगा। स्किंटिलेशन का डिस्टेंस जो था सेंटर से, उसे काउंट करके हम लोगों को एंगल मेजरमेंट इजीली करने आ जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, तो गाइस लिख के हो गया क्या? 0 डिग्रीज हम लोग उस पॉइंट पे लेंगे जहां पे वो कोलाइड कर रहा है, मतलब एट द सेंटर, एंड सेंटर से हम लोग टिक मार्क करेंगे। मतलब देखो, 0 डिग्रीज जो है वो ऑब्वियसली उसने कहाँ पे लिया होगा, दिस इज द 0 डिग्री पॉइंट, दिस इज द 0 डिग्री मार्क, ठीक है। एंड फिर इधर से इस तरफ जो एंगल बना, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो एंगल बना, उसके बीच का डिस्टेंस काउंट करके वी कैन इजिली काउंट द एंगल ऑफ कोलिजन। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलो, हम लोगों को वो सब एक्सपेरिमेंटल थिंग्स में नहीं जाना है, हम लोगों को थियरी समझ के लेनी है बाय द वे। तो गाइस लिख के हो गया सबका? किसी का बाकी होगा तो जरा हैंड रेस करो। अभी तक इंटरेस्टिंग चीजें बाकी है इस एक्सपेरिमेंट में, हम लोगों को और बहुत सारी चीजें सीखनी है, एंड दे आर क्वाइट इंटरेस्टिंग। चलो गाइस, बहुत कम लोगों का लिखना बाकी है आई गेस। लिखो जल्दी जल्दी, कंप्लीट कर दो। गाइस याद रखो, ये सेकेंड पॉइंट में हम लोगों ने क्या लिखा है, द पार्टिकल्स विच आर गोइंग नियर इट, ठीक है। नजदीक जाके पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन हम लोगों ने लिखा है, एंड यहाँ पे हम लोगों ने हेड ऑन कोलिजन बताया है, ठीक है। ओके, हो गया गाइस, टू बी मूव अहेड। ओके, आई गेस सबका लिख के हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, अभी हम लोग रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल देखने वाले हैं कि रदरफोर्ड ने हम लोगों को मॉडल कौन सा दिया था, ठीक है। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, तो उन्होंने हम लोगों को क्या बताया कि देखो गाइस, बीच में एक बड़ा सा, सॉरी बड़ा सा नहीं, छोटा सा न्यूक्लियस है जो बहुत हेवी है एंड बहुत ही ज्यादा डेंस है। तो ऑलमोस्ट पूरे एटम का जो मास है वो न्यूक्लियस के अंदर है। ऑलमोस्ट कंप्लीट एटम का जो मास है वो न्यूक्लियस के अंदर है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रिवॉल्व करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रहते हैं? तो इट इज लाइक सन एंड अर्थ, ठीक है, इट इज लाइक सन एंड अर्थ। एंड जैसे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। जैसे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स हमारे न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने हम लोगों को मॉडल में क्या बताया, पॉइंट नंबर 1, दैट इन एटम न्यूक्लियस इज एट द सेंटर, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ऑलमोस्ट कंप्लीट मास, कंप्लीट मास ऑफ एटम is present
इन द न्यूक्लियस। हाँ, electrons are not stationary. Yeah? Electrons are not stationary. They are continuously revolving. Electrons revolves around nucleus like planets revolve around sun. ठीक है, खत्म। तो एंड फाइनली पॉइंट नंबर 4, गाइज ये इलेक्ट्रॉन्स का जो था वो एक अजम्पशन था, इट वाज जस्ट अ अजम्पशन। ठीक है, इट वाज जस्ट अ अजम्पशन, क्योंकि हम लोगों को प्लैनेट्स के बारे में तब तक पता था तो उन्होंने उससे कोरिलेट किया, नथिंग एल्स। एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन इज मासलेस और हैज वेरी लेस मास compared to nucleus, compared to न्यूक्लियस। ये कैसे पता चला? बिकॉज अल्फा पार्टिकल भी इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ इंटरेक्ट कर ही नहीं रहे थे, तो उससे हम लोगों को ये कंक्लूजन आया। ठीक है, ओके ईशान, याद रखो इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है और अल्फा पार्टिकल ये बहुत हेवी है। इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल मास अल्फा पार्टिकल का मास 4 के यूनिट्स में। ठीक है, तो इट इज लाइक कि एक छोटी सी चींटी है एंड एक बड़ा सा हाथी है सामने से आने वाला। तो मुझे बताओ ये चींटी इस हाथी को रोक पाएगी क्या, या फिर कुछ इंटरेक्शन होगा क्या इनके बीच में? बिल्कुल नहीं। दे विल जस्ट गो स्ट्रेट अवे थ्रू इट, दे विल जस्ट गो स्ट्रेट अवे थ्रू इट। ठीक है, तो गाइस दिस वाज द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, जिसके अभी हम लोग रिजल्ट्स देखने वाले हैं। ठीक है, इन्होंने हम लोगों को कुछ रिजल्ट्स दिए हैं इसके बारे में, तो वो भी हम लोग देखने वाले हैं। How did he know that electron is at the center only, guys? This is just a simple common sense. कोई भी चीज जो बहुत हेवी है, बहुत मास वाली है, जो बहुत डेंस है, वो हमेशा सेंटर में ही रहेगी टू मेक द होल सिस्टम स्टेबल। अगर वो सेंटर से शिफ्ट हो गई तो तुम लोगों का सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर हम लोग को किसी भी चीज को बैलेंस करना है तो हम लोग उसके सेंटर ऑफ मास को फिगर आउट करते हैं कि वेयर इट इज, एंड देन इट गेट्स बैलेंस्ड आउट। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। तो वैसे ही अगर कोई बहुत हेवी चीज होगी तो वो हमेशा सेंटर में प्रेजेंट रहेगी, सो दैट वो अपने खुद के मास को या फिर अपने खुद के सिस्टम को स्टेबलाइज कर पाए। ठीक है, ओके, तो चलो गाइस, दिस वाज जस्ट अ सिंपल एटॉमिक मॉडल। एकदम सिंपल रूल्स के थ्रू, फिजिक्स के सिंपल रूल्स को यूज करके उन्होंने हम लोग को ये मॉडल दिया था। आफ्टर दिस ही डिड सम ह्यूज कैलकुलेशन, उन्होंने बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन किए। एंड हम लोगों को वो कैलकुलेशंस पढ़ने नहीं है, हम लोगों को उस कैलकुलेशन का रिजल्ट देखना है। हम लोगों को उस कैलकुलेशन का रिजल्ट देखना है। ठीक है, तो चलो इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। पॉइंट नंबर 1, उन्होंने हम लोगों को रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बताई, अप्रोक्सीमेट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। दिस इज अप्रोक्सीमेट थिंग। तुम लोगों को मेरे, मैं जो जो डायग्राम्स बना रहा हूँ ऑलमोस्ट सारे के सारे डायग्राम्स बनानी ही है। अगर कोई डायग्राम बनानी नहीं होगी तो डेफिनेटली मैं तुम लोगों को बता दूंगा कि गाइस डोंट राइट दिस। ठीक है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ही टोल्ड अस इट इज इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻15 मीटर। गाइस इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है, अच्छे से ध्यान देना। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻15 मीटर एंड दिस इज कॉल्ड एज 1 फेम्टोमीटर। ये एक यूनिट कन्वर्जन है। 10⁻⁻15 को हम लोग बोलते हैं 1 फेम्टोमीटर। ठीक है, देन ही टोल्ड अस दैट रेडियस ऑफ एटम is approximately 10⁻10 मीटर, which he called 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब तुम लोगों को ये फिगर्स देख के शायद से समझ में नहीं आ रहे होंगे, तो हम लोग इसे डायग्रामेटिकली देखने वाले। ठीक है, ये डायग्राम तुम लोग नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, अगर खुद के एक्सप्लेनेशन के लिए चाहिए तो बना के रख सकते हो। देखो, इसे हम लोग डायग्रामेटिकली अप्रोच करने वाले हैं। तो एक एटम एग्जैक्टली दिखता कैसे है, तो ये ऐसा कुछ दिखता है। तो
यहाँ पे बीच में सेंटर की तरफ रहता है इसका न्यूक्लियस। गाइस तुम लोगों ने कभी इसको ऐसे ड्रॉ किया है क्या? पहले कभी इसको ऐसे ड्रॉ किया है क्या? इतना वियर्ड, बीच में इतना सा न्यूक्लियस और इतनी बड़ी एम्प्टी स्पेस। तो देखो, एंड इसके सराउंडिंग में कौन रिवॉल्व कर रहे हैं? इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब ये ऐसा क्यों, उसके हम लोग जरा मीनिंग समझ लेते हैं। तुम लोगों को मैंने अभी 2 मिनट पहले रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बताई थी। कितनी थी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस गाइस? न्यूक्लियस की रेडियस कितनी थी? तो इट इज 10⁻⁻15। 10⁻⁻15 इधर गया वो, सॉरी। इट इज 10⁻⁻15 मीटर, विच इज नथिंग बट 1 फेम्टोमीटर। ठीक है, किसी को तो स्पेलिंग चाहिए थी इसकी, तो उनके लिए विच इज नथिंग बट 1 फेम्टोमीटर। ठीक है। अब यहाँ पे, यहाँ पे रेडियस ऑफ एटम भी उन्होंने हम लोगों को बताया था, तो रेडियस ऑफ एटम देख लेते हैं। ये ऑल्सो टोल्ड अस अबाउट रेडियस ऑफ एटम, एंड रेडियस ऑफ एटम कितना बताया था उन्होंने हम लोगों को? 10⁻⁻10 मीटर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 एंगस्ट्रॉम। अब मुझे बताओ 1 एंगस्ट्रॉम एंड 1 फेम्टोमीटर, ये तुम लोगों को देख के कुछ फीलिंग आ रही है क्या अंदर से? ये देख के तुम लोगों को कुछ ऐसे, मतलब बहुत बड़ी एम्प्टी स्पेस है, ऐसे कुछ फीलिंग आ रही है? ये नंबर तुम लोग फील कर पा रहे हो क्या? अब इन नंबर्स को फील करने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो गाइज ये लिख दो जस्ट, एंड लेट्स हैव अ सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर कौन दे पाता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल हाइड्रोजन एटम के डायमेंशन है जो हम लोगों को उसने बताए, ठीक है। अब देखो, नंबर वन, व्हाट इज द व्हाट इज द व्हाट इज द रेडियस ऑफ एटम इफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बिकम्स 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अज्यूम करते हैं, अज्यूम करते हैं कि न्यूक्लियस की रेडियस जो है, न्यूक्लियस की रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर की बन गई। आई गेस इतना सा न्यूक्लियस बन जाएगा, एक छोटा सा, तो जो तुम लोगों का वो बॉल रहता है, क्रेजी बॉल, तुम लोगों ने उनके साथ खेला होगा, उसके जितना अगर तुम लोगों का न्यूक्लियस बन गया, तो एटम की रेडियस कितनी होगी वो हम लोग फिगर आउट करने वाले हैं, ठीक है। देखो इनके डायमेंशन बहुत कम है, 1 एंगस्ट्रॉम, 1 फेम्टोमीटर, बहुत छोटे छोटे हैं। तो अभी हम लोग इनको जरा हमारे डायमेंशन में लाके सोचेंगे। मतलब 1 सेंटीमीटर हम लोगों ने बहुत बार देखा है, तो 1 सेंटीमीटर का एटम एक छोटा सा क्रेजी बॉल जितना रहता है उतना हो जाएगा। उतना अगर न्यूक्लियस हुआ, तो एटम की रेडियस कितनी वो हम लोग फिगर आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस जरा आंसर बताओ। ईशान करेक्ट आंसर है, सोम करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। आविष्कार करेक्ट आंसर है। तो गाइस कितने सेंटीमीटर का एटम बन जाएगा? पलक करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। तो देखो गाइस, अगर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस थी 10⁻⁻15, जब 10⁻⁻15 ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस थी, ओके। ईशान करेक्ट आंसर है, सभी करेक्ट आंसर है। गाइस याद रखो, ये गोल्ड एटम के लिए है क्या? नहीं, इट इज अ जनरलाइज्ड क्वेश्चन रिलेशनशिप, ठीक है। ये जनरलाइज्ड रिलेशनशिप है जो हम लोग अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं। तो 10⁻⁻15 जब न्यूक्लियस की साइज थी, तो एटम की साइज थी 10⁻10 मीटर। अब हम लोगों ने इसे कर दिया 1 सेंटीमीटर, तो एटम की साइज कितनी होगी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो गाइस, इसे जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो हम लोगों को आंसर क्या आएगा? 10⁻10 मीटर इंटू 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10⁻15 मीटर। मीटर मीटर हो जाएगा कैंसल आउट, 10⁻15 ऊपर चला जाएगा, एंड यू विल गेट 10⁻5 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ 10⁻5 सेंटीमीटर इज नथिंग बट 1 लाख सेंटीमीटर। इट इज नथिंग बट 1 लाख सेंटीमीटर। गाइस मुझे बताओ 1 लाख सेंटीमीटर मतलब क्या? 1 मीटर मीन्स
100 सेंटीमीटर, तो 1 लाख सेंटीमीटर मीन्स हाउ मेनी मीटर्स? 1 लाख सेंटीमीटर मीन्स हाउ मेनी मीटर्स? 1000 मीटर, ठीक है। एंड मुझे बताओ 1000 मीटर मीन्स हाउ मेनी किलोमीटर? इट इज नथिंग बट 1 किलोमीटर। परफेक्ट, करेक्ट बोल रहे हो सब जन। गाइस, अगर न्यूक्लियस ये 1 सेंटीमीटर का हो गया, न्यूक्लियस ये अगर 1 सेंटीमीटर के रेडियस का हो गया, एक छोटे से बॉल जितना, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 किलोमीटर दूर रिवॉल्व करेगा। गाइस, तुम लोगों को विजुअलाइज करने हो रहा है, यहाँ पे अगर ये 1 सेंटीमीटर के रेडियस का होगा, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो गैप रहेगा, दैट विल बी ऑफ 1 किलोमीटर, दैट विल बी ऑफ 1 किलोमीटर। तुम लोगों को ये समझ में आ रहा है? मतलब बीच में जो कुछ गैप है, वहां पे कुछ भी नहीं होने वाला है, बीच में पूरी एम्प्टी स्पेस है। 1 किलोमीटर से एक सॉरी 1 सेंटीमीटर से बीच का जो 1 किलोमीटर रहेगा, वहां पे कुछ भी नहीं होगा, एंड उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, तो बाकी जो बीच में है वो एम्प्टी स्पेस बन गई। तुम लोगों को विजुअलाइज करने हो रहा है कि एटम ये किस हद तक एम्प्टी है, ये समझ में आ रहा है कि एटम कितना एम्प्टी है, उसके अंदर कुछ नहीं है। वाई देयर इज सो मच स्पेस गाइज? ये ऐसा ही है, ये पहले से नेचर में ऐसा ही है। तो इट इज लाइक दैट, हम लोग उसको सिर्फ देख पा रहे हैं, मतलब उसको सिर्फ विजुअलाइज कर पा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे सिर्फ इसे विजुअलाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस, इतनी सारी स्पेस बीच में एम्प्टी है, तो इवन वी आर क्वाइट एम्प्टी। समझ में आ रहा है? हम लोगों के एटम्स, वी आर मेड अप ऑफ एटम्स, एंड हम लोगों के अंदर भी इतनी सारी एम्प्टी स्पेस है, याद रखना, ठीक है। गाइस, एनी डाउट? इलेक्ट्रॉन की स्पीड, इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस, सब कुछ हम लोग काउंट करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स हम लोगों के थ्रू भी पास आउट शायद से हो पाता है, एक्सरेस से हो पाता है। आई विल हैव टू चेक। मोस्ट प्रोबेबली दे विल नॉट पास थ्रू अस, दे विल नॉट पास थ्रू अस, मोस्ट प्रोबेबली दे विल नॉट पास, बिकॉज हम लोग अच्छे खासे, मतलब हम लोगों की साइज है ना उतनी। जो गोल्ड फॉइल ली थी वो 1 या 2 एटम्स के थिकनेस की थी, और हम लोगों की साइज अगर देखोगे तो वी आर क्वाइट लार्ज, तो आई डोंट थिंक दैट इट कैन पास थ्रू अस, ठीक है। ओके, तो गाइस चलो आगे बढ़े। रिजल्ट नंबर 2 देखना है अभी। रिजल्ट नंबर 2, he gave us a formula to calculate radius of nucleus, radius of nucleus, ठीक है। तो चलो आएंगे हम लोग, हर एक चीज के ऊपर आएंगे, डोंट वरी। हम लोग बहुत सारी चीजें अभी कवर करने वाले हैं, ये जो जस्ट बिगिनिंग है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस काउंट करने के लिए उन्होंने हम लोग को एक फॉर्मूला दिया, विच इज आर एन, रेडियस ऑफ एनी न्यूक्लियस इज इक्वल टू R0 इनटू A⁻⁴। इसी फॉर्मूला को तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, आर एन इज इक्वल्स टू R0 क्यूब रूट ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीजें क्या है वो एक बार देख लेते हैं। आर एन इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ये एक सिंपल फॉर्मूला है जो तुम लोगों को फिजिक्स में ज्यादा काम आएगा, न्यूक्लियर फिजिक्स में। दिस इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, आर नॉट is a constant, it is a constant, and value of this constant is 1.1 into 10 raised to minus 13 centimeter to 1.44 into 10 raised to minus 13 centimeter, which approximately taken as 4 by 3 into 10 raised to minus 13 सेंटीमीटर। गाइस, ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में आता है, तुम लोग एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो तुम लोगों को डेफिनेटली ये इस फॉर्मूला के बेस्ड ऑन एक क्वेश्चन मिलेगा, बट ये फॉर्मूला हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में ज्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट ईयर तुम लोगों को न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, तो वहां पे ये ज्यादा यूज होगा, ठीक है। जब अलग अलग एटम्स के अलग अलग न्यूक्लियस की रेडियस रहती है, वही हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक है। एंड ए इज अटोमिक मास, ए इज एटॉमिक मास, ठीक है गाइस। ये लिख दो, और मैं अभी तुम लोगों को एक सिंपल क्वेश्चन देने वाला हूँ जो सब जन सॉल्व करने वाले हैं।
देखो, फॉर्मूला का प्रूफ हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। आर एन मतलब रेडियस ऑफ एनी न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू दिस कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू तुम लोगों को देखनी है, इनटू ए रेस टू 1/3, इनटू ए रेस टू 1/3। अब ए रेस टू 1/3 को हम लोग क्यूब रूट ऑफ ए ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो एक सिंपल फॉर्मूला हम लोग अभी यूज करने वाले हैं, देखते हैं इसका आंसर कौन दे पाता है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद हुई थी, ठीक है। आर नॉट इज नथिंग बट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, आर नॉट इज नथिंग बट अप्रॉक्सीमेट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस, अप्रॉक्सीमेट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस, जो तुम लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे। अभी हम लोगों को सिर्फ एक क्वेश्चन करना है, क्योंकि तुम लोग जब एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला यूज हो सकता है, इसलिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट, कैलकुलेट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। तुम लोगों को देखे रखा है एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27। गाइस करोगे ये फॉर्मूला यूज? अब तुम लोगों को यहाँ पे आर नॉट की वैल्यू दी नहीं है, तो जब हम लोगों को नहीं दिया होगा तो हम लोग 4/3 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमेशा यूज करते हैं, याद रखना। चलो गाइज ये आंसर निकालो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जरा। फॉर्मूला सिंपल है, रेडियस ऑफ एनी न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू आर नॉट इनटू क्यूब रूट ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करो जरा, देखते हैं कौन करेक्ट आंसर दे पाता है। तो हम करेक्ट आंसर है, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एवरेज नहीं बोलेंगे हम लोग इसे, इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ईशान करेक्ट आंसर है, ओमकार करेक्ट आंसर है, कुश करेक्ट आंसर है, सुजेश करेक्ट आंसर है, आविष्कार करेक्ट आंसर है, तनिष करेक्ट है, सौज करेक्ट आंसर है, आयुष करेक्ट है। ओके गाइस, तो चलो हरी करेक्ट आंसर है। देखो, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज नथिंग बट आर नॉट विच इज 4/3 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर। यशस्वी करेक्ट आंसर है, पलक करेक्ट, ओके, इनटू अंडर रूट ऑफ 27, सॉरी क्यूब रूट ऑफ 27। तो क्यूब रूट ऑफ 27 कितना होता है? क्यूब रूट ऑफ 27 हो जाता है 3, ठीक है। एटॉमिक मास का यूनिट एएमयू रहता है, भूलना मत, एटॉमिक मास का यूनिट एएमयू रहता है, जो हम लोग यहाँ पे नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विल बिकम 4/3 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर इंटू 27 का क्यूब रूट हो जाएगा 3। लव, करेक्ट आंसर है। 3 और 3 कैंसल आउट होके यू विल गेट 4 इंटू 10⁻30 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ वन न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम एटम, ठीक है। तो एल्यूमिनियम एटम के न्यूक्लियस की ये रेडियस हो गई। गाइस, दिस इज एवरीथिंग वी नीड टू नो अबाउट, दिस इज एवरीथिंग वी नीड टू नो अबाउट रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो चलो गाइस वी कैन स्टॉप ओवर हियर, ठीक है। इसमें मैं तुम लोगों को और कोई क्वेश्चन दूंगा तो वो सॉल्व करना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि हम लोगों के पास परफेक्ट क्यूब वाला एक ही एटॉमिक मास है जो एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो गाइस वी कैन स्टॉप ओवर हियर, टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू गाइस। चलो तुम लोगों को इसका राइटअप मिल जाएगा, डोंट वरी। बाय 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 एवरीवन, बाय गाइस, बाय बाय एवरीवन। चलो मिलते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, ठीक है। बाय बाय गाइस, ओके, चलो बाय।